गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है? शुरू करें। तो करंट अफेयर का आज हमारा लास्ट क्लास है, जिसमें हम अभी तक का आज तक का डाटा जो हमारा है वो कंप्लीट हो जाएगा। करंट अफेयर में आज हमारा लेक्चर 5 है। तो जैसा कि मैंने बताया था, फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। नवंबर तक का हम करंट अफेयर कंप्लीट कर चुके थे। अभी जो 5 लेक्चर हमने किए हैं उनमें हम दिसंबर से लेकर मार्च अभी तक का डाटा ये हमें कवर करना था। तो आज हमारा इस सेशन का लास्ट क्लास है, लेक्चर 5वां। नवंबर तक का हम पहले करा चुके हैं, उसमें जीके, करंट अफेयर, इकोनॉमी, ये नवंबर तक का कवरेज ऑलरेडी आपके फोल्डर में हो चुका था। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3-4 महीने का हमें करंट अपडेशन करना था। उसके 5 लेक्चर हमें कराने थे। 5th लेक्चर आज हम कंप्लीट कर देंगे, तो हमारा मार्च आज तक का डाटा करंट अफेयर का सारा अपडेट हो जाएगा। क्लियर है? कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। नवंबर तक का पहले पढ़ा चुके थे। 25 सितंबर को शुरू किया था, वो हमने दिसंबर फर्स्ट वीक में खत्म किया था बैच। उसमें हमने नवंबर 24 तक का पढ़ाया था। अपने फोल्डर पे देखिएगा, 25 सितंबर का करंट अफेयर का बैच जो हमने 25 सितंबर को शुरू किया था 2024 में, उसमें जीके, करंट अफेयर, इकोनॉमी दिसंबर फर्स्ट वीक में खत्म हुआ था, जिसमें नवंबर तक का कवरेज हो चुका था। अभी हमने जो 5 लेक्चर किए हैं उसमें दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आज तक का डाटा आज हम कवर कर ले रहे हैं, और टोटल 4 लेक्चर हो गए हैं। 5वां और अंतिम लेक्चर आज है, जिसमें हम मार्च अभी तक का डाटा जितना है वो हमारा पूरा हो जाएगा। पीडीएफ से 5 लेक्चर की आपके फोल्डर में पड़ चुकी है। आज वाला लास्ट लेक्चर जो है उसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दी है, तो देख सकते हैं आप। और अभी मैं लेक्चर के बाद ये 5 पीडीएफ कंबाइन करके सिंगल पीडीएफ भी बना दूंगा। लेक्चर वाइज 5 पीडीएफ अवेलेबल हैं। जो कंबाइंड पीडीएफ आप डिमांड करते हैं उन 5 को कंबाइंड करके भी अवेलेबल कर दूंगा मैं क्लास के बाद। शुरू करें अब इसके बाद करंट अपडेशन हमारा आएगा इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम के पहले। ईएस जून में है, तो अप्रैल लास्ट में कहीं आएगा, अप्रैल लास्ट में या मिड मई के आसपास। अप्रैल और मई का जो करंट अपडेशन है वो मई फर्स्ट वीक के आसपास आएगा। उससे पहले आप बार बार डिमांड मत करिएगा, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ आपको। मार्च आज तक का करा दे रहे हैं, अप्रैल मई ये डाटा जो है हमारा मई 10 के आसपास कराएंगे करंट अपडेशन ईएस के पहले। उसके अलावा राजस्थान पीएससी जब होगा उसके पहले अपडेशन, मतलब जो मेन एग्जाम जिसके बैच हम चला रहे हैं आरोहण पर, उनके जब जब एग्जाम है उससे पहले जितना करंट अपडेशन जरूरी है वो आरोहण पर चलता जाएगा टाइम टाइम पर, और उसमें समय लगता नहीं। जैसे कि मैंने बताया 5 क्लास के अंदर ही हमने दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आज तक का कंप्लीट कर लिया। अगले 2-3 महीने का भी अपडेट करना होगा, 4-5 क्लास में वो भी हो जाएगा। तो आपको डेली डेली यूट्यूब वगैरह पर टाइम वेस्ट नहीं करना। करंट अपडेशन 3-4 महीने का डाटा 4-5 क्लास में कवर हो जाता है, आपको डेली टाइम वेस्ट नहीं करना। सिविल सर्विसेज वालों को ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बाकी सारे एग्जाम में जो क्लास हो रही है उससे काफ़ी कवर हो जाएगा आपका। शुरू करें। बीपीएससी के लिए कुछ डिमांड कल से काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं बीपीएससी एई के लिए। तो बीपीएससी एई के लिए अभी हाल ही में आरोहण पर बैच हुआ था, कवरेज उसमें काफ़ी है। जो लाइव अपडेशन होगा वो एक्सेस उनको भी दे दिया गया है। लाइव जो क्लासेस अपडेट होंगी वो एक्सेस उनको भी दे दिया गया है बीपीएससी एई बैच को। तो बीपीएससी एई का कोई स्टूडेंट आरोहण पे करना चाहे तो बीपीएससी एई का बैच अवेलेबल है, वहां से कवर कर सकता है। एक बार चाहे तो मैं दिखा देता हूँ, एक बार देख लो। बीपीएससी एई के लिए जो डिमांड कर रहे थे, क्योंकि बार बार बैच बनाने का लाइव में सारा कवर कर भी नहीं पाओगे। अगर मैं शुरू भी कर दूं लाइव में तो पूरा लाइव आप कर भी नहीं पाओगे। तो बेटर है कुछ रिकॉर्डिंग कुछ लाइव, जिससे टाइमली कंप्लीट कर लो, क्योंकि जून आपका एग्जाम डेट जून दे रहा है। वो जो आप लोग एग्जाम डेट बोल रहे हो जून बोल रहे हो, अगर सारा लाइव करने बैठोगे तो फिर वही यूपीपीएससी एई वाली बात, सारा लाइव करने बैठोगे तो उतना टाइम में नहीं हो पाएगा। कुछ रिकॉर्डिंग कुछ लाइव। ये देखो, ये है बीपीएससी एई 2025 बैच कोर्स। बीपीएससी एई का ये बैच कोर्स है, इसमें जनरल इंजीनियरिंग, जीएस सब अवेलेबल। जो करंट अपडेशन जहां जहां और टॉपिक अपडेट करने की बात है वो सारा का सारा लाइव एक्सेस इनको भी दिया हुआ है।
जो लाइव चलेगा वो तो इनको एक्सेस मिलेगा ही, पर कुछ रिकॉर्डिंग कुछ लाइव से पूरा कर पाएंगे क्योंकि जून में अगर पेपर है तो। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, क्योंकि जो जनरल क्वेरी बार बार आ रही है मैंने बता दिया आपको। अब देखिए, लास्ट पीडीएफ है, ये अपलोड कर दिया है फोल्डर में। डार्क ईगल, डार्क ईगल ये नाम अभी चर्चा में रहा, तो डार्क ईगल क्या चीज है, बस ये एग्जाम का क्वेश्चन है। डार्क ईगल ये किस कंट्री से रिलेटेड रहा है और क्या चीज रही है। डार्क ईगल नाम से ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। डार्क ईगल नाम हाइपरसोनिक मिसाइल है ये। पहला क्वेश्चन ये किस कंट्री से जुड़ा हुआ, अमेरिका, बस यही क्वेश्चन है। और इसमें क्या पूछेगा, डार्क ईगल क्या चीज है, हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम है, किस कंट्री से रिलेटेड, अमेरिका से रिलेटेड। क्लियर है। तो अमेरिका हैज डेवलप्ड अ न्यू एंटी मिसाइल सिस्टम। ये इस तरह का सिस्टम है, अगर कोई मिसाइल अमेरिका की तरफ आए तो उस मिसाइल का दुश्मन है ये उस मिसाइल को मार गिराएगा। तो अमेरिका डेवलप कर रहा है न्यू एंटी मिसाइल सिस्टम, इसका नाम है डार्क ईगल। तो डार्क ईगल, बस क्वेश्चन यही है, डार्क ईगल है क्या, हाइपरसोनिक मिसाइल, किस कंट्री का, अमेरिका का। इतना ही सवाल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बनेगा इसमें। ठीक है, हवा में कोई मिसाइल वगैरह अमेरिका की तरफ आए तो उसको हवा में मार गिराने के लिए। जाकिर हुसैन फेमस तबला प्लेयर, अभी हाल ही में इनकी डेथ हो गई, इसलिए क्वेश्चन है। जाकिर हुसैन फेमस तबला प्लेयर, अभी दिसंबर 24 में इनकी डेथ हो गई, इनको क्या सम्मान मिले हुए थे, ये क्वेश्चन है। इनको पद्मा अवार्ड में तीनों मिले हुए हैं, पद्मश्री भी मिला हुआ था, पद्म भूषण भी मिला हुआ था, पद्म विभूषण भी मिला हुआ था। क्या भारत रत्न मिला था, क्या भारत रत्न मिला था। जाकिर हुसैन नाम से देश के राष्ट्रपति भी थे, उनको मिला था, ये तबला वादक जो थे उनको नहीं। जाकिर हुसैन नाम से देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं, उनको मिला था भारत रत्न, इनको भारत रत्न नहीं। तो पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये तीनों मिले थे। और म्यूजिक के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड होता है, 4 ग्रैमी अवार्ड मिले थे इनको, 4 ग्रैमी अवार्ड भी इनको मिले थे। क्लियर है। तो जाकिर हुसैन तबला वादक थे, हाल ही में डेथ हो गई अमेरिका में, अमेरिका में इलाज चल रहा था, अमेरिका में इनकी डेथ हो गई है। और इनको पद्मा अवार्ड तीनों मिले हुए, तो ग्रैमी भी 4 बार मिला हुआ था, बस यही क्वेश्चन है। ठीक, कृष्णा शर्मा कोई क्वेश्चन है, पूछिए, क्या सवाल है, पूछो। अगला क्वेश्चन, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। एक सवाल तो ये है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित, क्रिकेट, यहीं पर ब्रैकेट में लिख दिया है मैंने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये टूर्नामेंट अभी हाल ही में हुआ, तो सवाल क्या है, कौन जीता है, कौन हारा है, और किस टूर्नामेंट में खेली जाती है ये। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये क्रिकेट टूर्नामेंट है, ये सवाल है। पहला क्वेश्चन, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट संबंधित है, पहला क्वेश्चन ये। अभी मुंबई जीता है, दिसंबर 2024 में मुंबई जीता है, दूसरी बार जीता है, और मध्य प्रदेश को हराया, मध्य प्रदेश को हराया। तो दिसंबर 2024 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट मुंबई जीता है दूसरी बार, टाइटल ओवर मध्य प्रदेश को हराया, बेंगलुरु में खेला गया था। तो सवाल केवल यही है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल संबंधित है, क्रिकेट, कौन जीता है इस बार, मुंबई, खत्म बात। तो महाराष्ट्र जीता, एमपी को हराया। जलवाहक नाम से एक स्कीम, जलवाहक नाम से एक योजना है। देखो, एक तो होता है सी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करना, समुद्र में जहाजों को ले जाना, एक होता है नदी के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन करना। तो वाटरवे, जो नदियों के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, पढ़ाया हुआ है ज्योग्राफी में, वाटरवेज हमारे कौन कौन से हैं, जीके में भी पढ़ाया हुआ है। नेशनल वाटरवे नंबर 1, नेशनल वाटरवे नंबर 1 ये बना है गंगा रिवर में। नेशनल वाटरवे नंबर 1 ये बना है गंगा रिवर में, जो कनेक्ट करता है प्रयागराज से बंगाल के हल्दिया को, यहां तक रूट है इसका, प्रयागराज से हल्दिया। तो वाटरवे जो रिवर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो सकता हो, तो जलवाहक एक योजना शुरू की गई है। जलवाहक योजना में नदियों के माध्यम से कार्गो हैंडलिंग, सामान को ले जाना। तो गंगा में नेशनल वाटरवे 1 जो है
उसको ऑपरेशनल कर दिया जाए, कार्गो मूवमेंट बढ़ाई जाए। नेशनल वाटर जो वे 2 ब्रह्मपुत्रा में है, इसको ऑपरेशनल किया जाए। बराक रिवर में जो वाटरवे है उसको ऑपरेशनल किया जाए। तो सवाल केवल ये है, जलवाहक योजना क्या चीज के बारे में है? वाटर रिवर ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करने के लिए कार्गो हैंडलिंग, रिवर ट्रांसपोर्टेशन, नदियों में जो कार्गो मूव करता है उसके लिए। तो जलवाहक योजना, द गवर्नमेंट ऑन 15 दिसंबर एक मेजर पॉलिसी लॉन्च की है कार्गो प्रमोशन के लिए, जिसको नाम दिया जलवाहक योजना। नेशनल वाटरवेज, नदियों में वाटरवेज जो है उनको प्रमोट कर रहे हैं, नदियों में जो वाटरवेज उनको प्रमोट कर रहे हैं। इसमें नेशनल वाटरवे नंबर 1 गंगा में, नेशनल वाटरवे नंबर 2 ब्रह्मपुत्रा में, बराक रिवर, ये सब रूट को ऑपरेशनल कर रहे हैं जलवाहक योजना के तहत। सवाल केवल इतना ही है, जलवाहक योजना नदियों में कार्गो ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने के लिए, नदियों में कार्गो ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने के लिए। तो 15 दिसंबर 2024 सरकार की पॉलिसी लॉन्च हुई है कार्गो को बढ़ावा देने के लिए, सामान को ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल वाटरवेज, नदियों में। सी ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं है, ये रिवर ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, रिवर ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। क्वेश्चन देख लो, समझ आ गया या नहीं? जलवाहक योजना, रिवर ट्रांसपोर्टेशन। मिखाइल, इस नाम से क्या बने हैं ये? कवेला शिविली, इतना सब याद नहीं कर पाओगे। मिखाइल नाम से जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति का नाम है ये, जॉर्जिया एक कंट्री है, उसके राष्ट्रपति का नाम है, जॉर्जिया के राष्ट्रपति, नए राष्ट्रपति बने हैं, उसका नाम है। सिंगल लाइनर क्वेश्चन छोटे मोटे एग्जाम में आ जाते हैं। जॉर्जिया के जो राष्ट्रपति बने हैं, नाम बताइए। गूगल इंडिया, गूगल इंडिया में नए वाइस प्रेसिडेंट और कंट्री मैनेजर, इस पद पे किसको बनाया गया है? प्रीति लोबाना, गूगल इंडिया की नई वाइस प्रेसिडेंट, गूगल इंडिया नई वाइस प्रेसिडेंट, गूगल इंडिया में नई वाइस प्रेसिडेंट और कंट्री मैनेजर प्रीति लोबाना, इनको बनाया गया है। आईएनएस निर्देशक, देखो 4 शिप बनने हैं अलग तरीके के, वो सर्वे वाले जो वेसल होते हैं, समुद्र में जो सर्वे वाले वेसल होते हैं, रिसर्च वगैरह के पर्पस के लिए जो बनाए जाते हैं, 4 बनने थे। आईएनएस संध्यक, निर्देशक, इक्षक और संशोधक, ये 4 रिसर्च वाले वेसल हैं, सर्वे वेसल, सर्वे के लिए, जो ओशियन में सर्वे के लिए तैयार किए जाते हैं, उस तरह के वेसल हैं, शिप हैं। तो आईएनएस संध्यक पहला, आईएनएस निर्देशक तीसरा है, आईएनएस इक्षक चौथा है, आईएनएस संशोधक। ये 4 शिप गार्डन रीच शिप बिल्डर कोलकाता, इसके अंडर में तैयार हो रहा है। ये जीआरएसई तैयार कर रहा है, जिसमें संध्यक, निर्देशक, ये सब नाम आप चर्चा में देख भी रहे हैं। अभी आईएनएस निर्देशक जो है उसको कमीशन किया गया है, आईएनएस संध्यक को कमीशन कर दिया गया था, आईएनएस निर्देशक को कमीशन किया गया है। पर्पस क्या है इनका? मैंने बताया, सर्वे करना, रिसर्च वगैरह के पर्पस से। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे, नेविगेशन और मैरीटाइम ऑपरेशन। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर 4 जहाज बना रहा है सर्वे वाले, जिनके नाम है संध्यक, निर्देशक, इक्षक और संशोधक। आईएनएस निर्देशक उसी सीरीज का है, अभी हाल ही में कमीशन हुआ, उसी सीरीज का है आईएनएस निर्देशक। तो समुद्र के लिए हमारा एक इनिशिएटिव भी है, सागर इनिशिएटिव, उसके तहत हिंद महासागर में हमें अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना है। उस प्रोग्राम के तहत भी शिप बिल्डिंग जो हम कर रहे हैं, वो सागर प्रोग्राम को भी सपोर्ट कर रहा है। सागर प्रोग्राम जो है वो हिंद महासागर में सुरक्षा वाला, उसके अंतर्गत ये भी आ रहा है। इंडिया का पहला डायबिटीज बायो बैंक, डायबिटीज बायो बैंक, जहां पर पॉपुलेशन की जानकारी रखी जाएगी, बायोलॉजिकल सैंपल्स वगैरह रखे जाएंगे, जिन पे स्टडी किया जा सके कि इंडिया में केसेस इतने क्यों बढ़ रहे हैं, क्या कारण है डायबिटीज लोगों में इतना फैलने का। तो इंडिया का पहला डायबिटीज बैंक ये कहां पर ओपन हुआ है? चेन्नई में। ये क्वेश्चन है। इंडिया का पहला डायबिटीज बैंक चेन्नई में ओपन किया है, जहां पॉपुलेशन के सैंपल वगैरह लेकर रिसर्च की जाएगी, क्या कारण है भारत में शुगर वगैरह ज्यादा बढ़ने का। तो आईसीएमआर और एमडीआरएफ ने बिल के एस्टेब्लिश किया है इसको। इंडिया का पहला डायबिटीज बायो बैंक क्या है?
पॉपुलेशन बेस्ड बायोलॉजिकल सैंपल यहाँ पर लिए जाएंगे, रिसर्च वगैरह की जाएगी डायबिटीज के ऊपर। ICMR और MDRF दोनों ने मिलकर एस्टेब्लिश किया है चेन्नई में। एक ही लाइन क्वेश्चन है बस यही वाला, ठीक है। इंडिया का पहला डायबिटीज बायो बैंक। वर्ल्ड का पहला कैंसर वैक्सीन। कैंसर को लेकर कई देशों में रिसर्च चल रही है। रशिया ने अभी दावा ठोक दिया कि हमने कैंसर वैक्सीन बना लिया है। कई देशों में चल रहा है अभी, 2030 तक यूके भी ट्रायल शुरू कर देगा, यूज में ले आएगा। कई देशों में चल रहा है, अमेरिका है। रशिया ने अभी दावा ठोक दिया कि दुनिया का पहला कैंसर वैक्सीन हमने बना लिया है, और रशियन पेशेंट, रशिया में जो कैंसर पेशेंट हैं उनके ऊपर अप्रूवल दे रहे हैं यूज करने को, फ्री ऑफ चार्ज उनको दिया जाएगा। तो दुनिया का पहला कैंसर वैक्सीन रशिया दावा ठोक रहा है कि हमने बना दिया है। ये कह रहा है कि हमने तैयार कर दिया है, पर ये सबके लिए ओपन नहीं, अभी रशियन पॉपुलेशन के लिए रहेगा ये बोला इन्होंने। जमशेदजी टाटा अवार्ड। जमशेदजी टाटा अवार्ड किसको दिया गया है? बायोकॉन कंपनी। बायोकॉन कंपनी है, इसकी चेयरपर्सन है किरण मजुमदार शॉ। किरण मजुमदार शॉ, इनको अभी सम्मानित किया गया है जमशेदजी टाटा अवार्ड, बायो साइंस लीडरशिप। फार्मा की कंपनी है बायोकॉन, इंसुलिन वगैरह भी बनाती है ये शुगर पेशेंट्स के लिए। तो जमशेदजी टाटा अवार्ड बायो साइंसेस लीडरशिप के लिए किरण मजुमदार शॉ, इनको दिया गया है। कौन है? बायोकॉन कंपनी है, उसके चेयरपर्सन है, बायोकॉन कंपनी की चेयरपर्सन है। अगला सवाल, कौन देता है यह अवार्ड? ISQ, इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी करके संस्था है, वो देते हैं ये। इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी, ISQ नाम से संस्था है, वो देते हैं। 2004 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी। इस अवार्ड की शुरुआत 2004 में हुई थी। 2004 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो समाज में कोई बड़ा काम कोई लोग कर रहे हैं, समाज में कोई बड़ा योगदान है, उसके लिए दिया जाता है। तो बायोकॉन कंपनी की किरण मजुमदार शॉ, उनको दिया गया है जमशेदजी टाटा अवार्ड। 2004 में इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी। समाज में कोई महत्वपूर्ण योगदान किया हो उसके लिए दिया जाता है। अभी कल की ही खबर, आज या कल की खबर है, ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 वाला भी दे दिया गया। 25 में दिया है 24 के लिए, जैसे 23 के लिए 24 में दिया था, 24 के लिए 25 में दिया है। अब 2024 के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड जो लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है, अभी ये आज ही कल की न्यूज है। पिछले बार दिया गया था गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य। लास्ट टाइम किसको दिया गया था? गुलजार को और जगत गुरु राम भद्राचार्य को। गुलजार को उर्दू भाषा में योगदान के लिए और जगत गुरु राम भद्राचार्य को संस्कृत के लिए। इस बार किसको दिया गया? ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 वाला अभी दिया गया है विनोद कुमार शुक्ला, हिंदी ऑथर है, हिंदी भाषा के ऑथर हैं विनोद कुमार शुक्ला, इनको दिया गया है। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, दिक्कत तो नहीं? तो ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 वाला 25 में दे दिया गया, विनोद कुमार शुक्ला इनको दिया जा रहा है। हिंदी भाषा के ऑथर हैं ये, हिंदी भाषा के ऑथर हैं, और छत्तीसगढ़ से पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये सम्मान दिया है। अब ये छत्तीसगढ़ PSC का भी क्वेश्चन हो गया, छत्तीसगढ़ PCS में आएगा ये। छत्तीसगढ़ राज्य के पहले ऐसे पर्सन हैं जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। अभी तक छत्तीसगढ़ के किसी व्यक्ति को नहीं मिला था, ये पहली बार छत्तीसगढ़ के किसी व्यक्ति को मिला है। तो विनोद कुमार शुक्ला छत्तीसगढ़ के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको लिटरेचर के क्षेत्र में ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया। लिटरेचर के क्षेत्र में ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया। ज्ञानपीठ अवार्ड संविधान के 8वें शेड्यूल में जो 22 भाषाएं लिखी हैं उनमें किसी भी भाषा के योगदान के लिए दे सकते हैं। 8वें शेड्यूल में 22 भाषाएं लिखी हैं, उनमें किसी भी भाषा के योगदान के लिए दिया जा सकता है, जिसमें 11 लाख रुपए, एक गॉडेस की स्टैचू और एक साइटेशन लेटर भी दिया जाता है इसके अंदर। 2003 में गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य इनको दिया गया था। फीफा फुटबॉल के लिए 2024 में बेस्ट प्लेयर चुने गए थे। 2020 में फीफा मेंस प्लेयर ब्राजील के, जो रियल मैड्रिड से खेलते हैं, रियल मैड्रिड क्लब से खेलते हैं, ब्राजील के हैं, विनीसियस जूनियर, इनको दिया गया। और बार्सिलोना से खेलती हैं आइटाना बोनमाटी, स्पेन की हैं ये, वुमेन कैटेगरी में इनको। फीफा मेंस प्लेयर 2024 में फुटबॉल के क्षेत्र में विनीसियस जूनियर मेल में और आइटाना बोनमाटी फीमेल के लिए, इनको दिया गया है। बेस्ट प्लेयर अवार्ड मैन विमेन में इन दोनों को मिला है। दोनों लिख दिए मैंने, मैन विमेन दोनों लिख दिए, मैन एंड विमेन।
बेस्ट मैन वीमेन दोनों प्लेयर मेंशन कर दिए यहाँ पर, किनको मिला है। सिंगल लाइनर क्वेश्चन ऐसे ही आ जाते हैं ये। इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में पेरिस में इंडिया फ्रांस ने मिलकर जो इनिशिएटिव लिया था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया जाए, एक नया कंट्री उसमें और जुड़ गया है, मोल्डोवा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस पढ़ा चुका हूं कई बार। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया फ्रांस का इनिशिएटिव 2015 पेरिस समिट जब हुई थी UNFCCC की, क्लाइमेट चेंज वाली समिट हुई थी COP21, उसमें इन दोनों ने इनिशिएटिव लिया, इंडिया फ्रांस ने मिलकर। गुड़गांव में हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, हेडक्वार्टर गुरुग्राम। अभी नया कंट्री जुड़ गया इससे, मोल्डोवा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस से लेटेस्ट कंट्री कौन जुड़ा है? मोल्डोवा। साहित्य के क्षेत्र में एक और अवार्ड दिया जाता है, साहित्य अकादमी। अब ये 22-23 लोगों को दिया जाता है हर साल, तो इतने लोग याद थोड़ी कर पाओगे। इस बार देखो 23 लोगों को दिया गया है। साहित्य अकादमी भी लिटरेचर का सम्मान है भारत का, 22-23 लोगों को मिलता है, तो वो याद नहीं कर पाओगे। केवल हिंदी इंग्लिश याद कर लो किसको मिला। हिंदी के लिए गगन गिल, साहित्य अकादमी हिंदी के लिए गगन गिल, और इंग्लिश के लिए नागालैंड के एक ऑथर हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, ईस्टराइन कीर, इंग्लिश के लिए। 23 लोगों को मिला है, जिसमें आपको कुछ नहीं याद करना, ओनली हिंदी इंग्लिश वाला याद करना है, गगन गिल और ईस्टरिन कीर। साहित्य अकादमी लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है ये भी अवार्ड, इंडिया का ही लिटरेचर के क्षेत्र में। हिंदी इंग्लिश में किसको मिला है? हर साल दिया जाता है, हिंदी में गगन गिल, इंग्लिश के लिए ईस्टरिन कीर। मिस्टर गिल जो है, उनकी एक किताब अभी फेमस थी, जब तक आई बहार नाम से किताब फेमस थी, और जो कीर हैं उनकी किताब स्पिरिट नाइट्स इस नाम से। अभी जो उनकी फेमस किताबें रही हैं, जब तक आई बहार और स्पिरिट नाइट्स। गंगा रिवर डॉल्फिन, उनके लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है अभी असम में एक प्रोग्राम शुरू किया है। गंगा रिवर डॉल्फिन जो भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, राष्ट्रीय जलीय पशु है, तो गंगा रिवर डॉल्फिन के लिए एक टैगिंग चिप लगाई जाएगी और सैटेलाइट से ट्रैकिंग की जाएगी। इनको ट्रैक करने के लिए कि इनकी पॉपुलेशन वगैरह बची रहे, तो एक चिप लगाई जा रही है और इनको सैटेलाइट से ट्रैक भी किया जाएगा। पहली बार इस तरह का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो गंगा रिवर डॉल्फिन टैगिंग प्रोजेक्ट अभी असम में इसकी शुरुआत हुई है, कुछ दिन पहले न्यूज में था ये। गंगा रिवर डॉल्फिन का टैगिंग प्रोजेक्ट, टैगिंग क्या, एक चिप लगाई जाएगी डॉल्फिन के, ताकि वो जहां जहां पानी में मूव करेगी ट्रैक कर पाएंगे, सैटेलाइट ट्रैकिंग के माध्यम से होगा। उसके बिहेवियर के बारे में, वो पानी में जहां जहां जा रही है उसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिल पाएगी डॉल्फिन से रिलेटेड, और वो जो एक्वेटिक लाइफ है उसके बारे में भी। तो गंगा रिवर डॉल्फिन टैगिंग प्रोजेक्ट अभी शुरू हुआ है, अभी असम में स्टार्ट हुआ ये गंगा रिवर डॉल्फिन टैगिंग प्रोजेक्ट। पहली बार भारत में असम में शुरू किया गया है। इसमें इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, असम का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, और एक ग्रुप है अरण्यक नाम से, ये सब इसमें शामिल हैं। गंगा रिवर डॉल्फिन टैगिंग प्रोजेक्ट, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये देहरादून में है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर देहरादून। इसके अलावा असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अरण्यक नाम का एक ग्रुप, ये सब मिलकर इस प्रोग्राम को चला रहे हैं। तो टैगिंग से होगा क्या, देखो डॉल्फिन के कई सारे बिहेवियर को हम जान पाएंगे, और इसको फंडिंग जो की जा रही है किसके द्वारा, एनवायरनमेंट का एक कैंपा जो फंड है उससे फंडिंग की जा रही है, नेशनल कैंपा अथॉरिटी, उसके द्वारा इसको फंडिंग की जा रही है। द प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय नेशनल कैंपा अथॉरिटी। और गंगा रिवर डॉल्फिन हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है, राष्ट्रीय जलीय पशु। नेशनल लैंड एनिमल है टाइगर, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है गंगा रिवर डॉल्फिन। और गंगा रिवर डॉल्फिन की पॉपुलेशन तेजी से कम होती जा रही है, तो टैगिंग के द्वारा चिप वगैरह लगा के ट्रैक कर पाएंगे, कहाँ कहाँ ये मूव वगैरह कर रही है, ट्रैकिंग कर पाएंगे। गंगा रिवर डॉल्फिन हमें पॉपुलेशन कहाँ देखने को मिलती है, गंगा ब्रह्मपुत्रा मेघना और कर्णफूली रिवर सिस्टम, ये रिवर सिस्टम है जहां गंगा रिवर डॉल्फिन पाई जाती है, और इसकी पॉपुलेशन लगातार घटती जा रही है, चिंता का विषय है।
पॉपुलेशन लगातार कम होती जा रही है। क्लियर है? तो डॉल्फिन टैगिंग प्रोजेक्ट क्या है? पहली बार भारत में शुरू किया गया, असम में शुरुआत हुई है। डॉल्फिन के चिप लगाई जाएगी ताकि उसके मूवमेंट वगैरह को जान पाएं, एक्वेटिक लाइफ को समझ पाएं, सैटेलाइट से ट्रैकिंग भी की जाएगी। और ये पाई कहाँ जाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना रिवर सिस्टम और कर्णफूली रिवर सिस्टम, ये सब एरिया में। और पॉपुलेशन लगातार घटती चली जा रही है। इन्वायरमेंट में भी डॉल्फिन के बारे में काफी चर्चा की है हमने, बहुत बताया हुआ है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ये डाटा हर साल जारी किया जाता है जिसमें मालूम चलता है आपके देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है। पासपोर्ट मजबूती से मतलब है कि आप कितने देशों में वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हो। अगर आपका पासपोर्ट बड़ा स्ट्रांग है तो फिर बहुत सारे देशों में आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वीजा फ्री ट्रेवल आप कर सकते हो। ठीक, तो इंडिया की रैंकिंग इस बार जो डाटा आया है, पिछली बार 80 था, इस बार हम 85 पे हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, हमारा पासपोर्ट कितना पावरफुल है, ये रैंक जारी होती है। तो इंडिया 85 रैंक पर है, जो नया डाटा आया है। पाकिस्तान 103 पे, बांग्लादेश 100 नंबर पे। टॉप पर है सिंगापुर, लगातार दूसरे साल सिंगापुर टॉप पर, जापान सेकंड पे है इस बार। लगातार दूसरी बार सिंगापुर सेकंड, इसमें फर्स्ट पे है। टॉप पर सिंगापुर, सबसे पावरफुल पासपोर्ट है सिंगापुर का, लगातार दूसरे साल सिंगापुर टॉप पर रहा है। और नंबर 2 पे जापान है। अभी ये 8 जनवरी को ही डाटा जारी किया गया है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, आपका पासपोर्ट कितना पावरफुल है दुनिया में, वो रैंक आती है। नए डाटा में जनवरी 25 में डाटा आया है, इंडिया 85 पर है। पिछली बार हम 80 पर थे, पिछले साल 80 पर थे। सिंगापुर नंबर 1 पे लास्ट ईयर भी, इस बार भी। जापान सेकंड पर है। पासपोर्ट इंडेक्स में फिनलैंड नहीं शुभम, नॉर्थ यूरोपियन कंट्री जो है वो हैप्पीनेस इंडेक्स, पीस इंडेक्स, करप्शन कम, उनमें टॉप पर रहते हैं। इस वाले में सिंगापुर, जापान, यही ज्यादातर टॉप पे रहते हैं। लगातार दूसरी बार सिंगापुर टॉप पर है यहाँ। ठीक है। फॉरेस्ट फेयर, फॉरेस्ट फेयर का आयोजन किया गया, जंगल मेला का आयोजन किया गया। अभी किस राज्य में? बस यही क्वेश्चन है, सिंगल लाइनर। भोपाल में आयोजन हुआ है। अंतरराष्ट्रीय जंगल मेला, इसका आयोजन कहां पर किया गया? भोपाल में। और इसकी थीम क्या रखी गई थी? वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। 10वां अंतरराष्ट्रीय जंगल मेले का आयोजन, जंगल मेले का आयोजन भोपाल, मध्य प्रदेश। और इसकी थीम क्या रखी गई? वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। सिंगापुर, जापान को जितनी लिबर्टी है सोमेंद्र यादव, उतनी अमेरिका को नहीं। अमेरिका के बहुत देशों से अच्छे रिलेशन नहीं है, कई देश हैं जहां अच्छे रिलेशन नहीं है। उसकी रैंक लास्ट टाइम 7 था, शायद 9 के आसपास है, टॉप 5 में नहीं है। तो भोपाल में आयोजन हुआ और थीम इस बार का वुमेन एम्पावरमेंट। देखो, आवाज आ रही है? भारत के जाने माने एजुकेशनिस्ट है अरुण कुमार, मिस्टर अरुण कुमार, शिक्षाविद हैं। भूटान में, ओमान में, कई देशों में इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया है, स्कूल वगैरह सेटअप किए हैं। तो स्कूल के लिए, एजुकेशन को इन्होंने बढ़ावा दिया है भूटान, ओमान जैसे कंट्री में। तो इनके एफर्ट के लिए भूटान ने अभी इनको सम्मानित किया है। ये क्वेश्चन किस एग्जाम में आएगा? बस ये पूछेगा, भूटान ने हाल ही में किसी एजुकेशनिस्ट को सम्मानित किया है, अरुण कपूर, बस यही नाम। भूटान का जो राजा है, जिग्मे खेसर नाम है इनका, भूटान के राजा ने अभी हाल ही में सम्मानित किया है किस भारतीय व्यक्ति को? अरुण कपूर। क्यों सम्मानित किया है? इन्होंने भारत के अलावा भूटान, ओमान में भी
स्कूल्स वगैरह सेटअप किए हैं, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए दिया गया। तो इंडियन एजुकेशनिस्ट अरुण कपूर को सम्मानित किया गया भूटान के द्वारा, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने काफी काम किया है अभी। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, इनकी एक रिपोर्ट आई है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक संस्था है, ये जारी करते हैं, टूरिज्म के बारे में रिपोर्ट जारी की है। इंडिया टूरिज्म के क्षेत्र में 119 कंट्री में से 39 रैंक पर है। टूरिज्म के मामले में हमारी क्या रैंक है, ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछेगा, किसी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है ये। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में इंडिया की रैंक कितनी है, और ये जारी कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 का डाटा आया है, ये रिपोर्ट जारी किसने की है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, बड़ी संस्था है। इसके स्विट्जरलैंड में मीटिंग भी हर साल होती है, दाओस में। स्विट्जरलैंड में दाओस एक जगह है, वहां इनकी हर साल बैठक भी होती है, तब भी चर्चा में रहता है। दुनिया भर के इन्वेस्टर वगैरह इकट्ठा होते हैं यहाँ पर, इन्वेस्टर, जर्नलिस्ट, मंत्री, दाओस स्विट्जरलैंड में मीटिंग होती है हर साल। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक बड़ा ग्रुप है, इनके द्वारा जारी किया जाता है ये TTDI, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। 119 कंट्री में से इंडिया 39 रैंक पर है, और पिछली बार हम 54 पर थे, तो कितना इंप्रूवमेंट हुआ है देखो। टूरिज्म के, ट्रैवल एंड टूरिज्म के मामले में 119 में से हम 39 पे हैं, लास्ट टाइम 54 पे थे। टॉप 3 कंट्री हैं, अमेरिका नंबर 1, स्पेन नंबर 2, जापान नंबर 3। टॉप 3 कंट्री कौन है ट्रैवल एंड टूरिज्म के मामले में, यूएस, स्पेन, जापान। यूएस, स्पेन, जापान। यूपी PCS का पेपर होगा, उसमें टॉप 3 पूछ लेगा, टॉप 3 कौन है वो बताओ। टॉप 3 का सेट पूछ लेता है, टॉप 3 कौन है बताइए। पंचायत वगैरह को भी टेक्नोलॉजिकली डेवलप करने के लिए, एडवांस करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, विकसित, ये विकसित नहीं, स्पेलिंग ठीक करना, विकसित पंचायत कर्मयोगी प्रोग्राम, विकसित पंचायत कर्मयोगी प्रोग्राम। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, विकसित पंचायत कर्मयोगी। अटल बिहारी वाजपेयी का 100वां जन्मदिन था अभी, और उनके बर्थडे को क्या मनाते हैं, गुड गवर्नेंस डे, 25 दिसंबर। 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थडे, तो 25 दिसंबर ये मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे, अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थडे के दिन। ये भी क्वेश्चन है, 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं, 25 दिसंबर को मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे, अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थडे है, ये सबको मालूम। इसी डेट को सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया, विकसित पंचायत कर्मयोगी, मतलब पंचायत को मॉडर्नाइज करना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको मॉडर्नाइज करना, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको सफिशिएंट टूल्स मिलना, ट्रेनिंग मिलना, नॉलेज उनको मिलना, टेक्नोलॉजी से जोड़ना, ये सारी चीजें उनको दी जाएं, जिससे इफेक्टिव गवर्नेंस मिल पाए, पंचायती सिस्टम भी हमारा इफेक्टिव तरीके से काम कर सके। तो विकसित पंचायत कर्मयोगी, ये प्रोग्राम डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन्होंने लॉन्च किया गुड गवर्नेंस डे के दिन, अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थडे, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करना है, उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ना, एडवांस करना है। इंदौर और उदयपुर 2 सिटी हैं हमारे, वेटलैंड सिटीज, वेटलैंड सिटी घोषित किया है इनको दोनों को, वेटलैंड एक्रीडेटेड सिटी डिक्लेयर किया गया है 2 शहरों को, इंदौर और उदयपुर। ये पहले 2 सिटी हैं भारत के जिनको वेटलैंड एक्रीडेट सिटी घोषित किया गया। तो रामसर कन्वेंशन, वेटलैंड्स को बचाने के लिए रामसर कन्वेंशन क्या है, अंतरराष्ट्रीय वेटलैंड्स को बचाया जाए। तो कुछ सिटी जिनको एक्रीडिशन देते हैं, मान्यता देते हैं, इंदौर, वैसे क्या होता है, एक एक वेटलैंड को सिलेक्ट करते रहते हैं, रामसर लिस्ट में एक एक वेटलैंड को सिलेक्ट करते हैं, इंदौर और उदयपुर सिटी को ही वेटलैंड एक्रीडिशन दे दिया गया। मैं एक सिंगल वेटलैंड की बात नहीं कर रहा हूं, कौन सा सिटी है वेटलैंड एक्रीडिशन दिया गया, किस शहर को, भारत के शुरू के पहले 2 शहर है ये, इंदौर, उदयपुर। अब ये क्वेश्चन पूछेगा कहीं, मैं सिंगल वेटलैंड की बात नहीं कर रहा हूं, वेटलैंड तो बहुत जगह है, 89 वेटलैंड भारत के रामसर लिस्ट में शामिल है। मैं सिंगल वेटलैंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वेटलैंड सिटी की बात कर रहा हूं। वेटलैंड सिटी के तौर पर जिसको घोषित किया गया है इंदौर, उदयपुर, दोनों अलग सवाल है। रामसर लिस्ट की बात करें तो एक सिंगल वेटलैंड, सांभर वेटलैंड, चिल्का वेटलैंड, सिंगल वेटलैंड।
वेटलैंड एक्रेडिट सिटी की बात करें तो इंडिया के 2 पहले शहर इंदौर और उदयपुर। रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत ही आता है सब, वेटलैंड का सारा मामला इस कन्वेंशन के अंतर्गत आता है। पढ़ा चुका हूं कई बार रामसर कन्वेंशन, पिछले क्लासेस में भी आया था। अभी भारत के नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसके चेयरमैन किनको घोषित किया गया? जून से पोस्ट खाली पड़ी हुई थी। पॉलिटी में भी हमने पढ़ा हुआ है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो ह्यूमन राइट्स वगैरह के एरिया में आवाज उठाता है, मानवाधिकार को प्रोटेक्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए, ये काम करता है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज वगैरह होते हैं, उन्हीं को चेयरमैन बनाया जाता है। एनएचआरसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? वी राम सुब्रमण्यम। बस ये वर्ड हाईलाइट कर दिया, यही क्वेश्चन है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? वी रामा सुब्रमण्यम। जून से पोस्ट खाली पड़ी हुई थी। एनएचआरसी खुद 1993 में बना था, एक्ट के तहत बना था। तो एक्ट के तहत जो बॉडी बनाई जाती है वो कैसी बॉडी होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी? जो बॉडी एक्ट के तहत बनाई जाती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल होती है या स्टैट्यूटरी होती है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट के तहत बना था। 1993 में एक्ट बना के एनएचआरसी को बनाया गया था, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। पॉलिटी में भी पढ़ा। संविधान में किसी आर्टिकल में लिखा होता तो संविधान में किसी आर्टिकल में लिखा होता तब हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जैसे कि इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 में दिया हुआ है, तो कैसा बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यूपीएससी संविधान में लिखा है, तो कैसा बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर किसी एक्ट के तहत बना हो तो कहेंगे स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो संविधान में लिखा होगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक्ट के तहत बना होगा तो स्टैट्यूटरी बॉडी, एक्ट के तहत बना होगा तो स्टैट्यूटरी बॉडी। तो वी राम सुब्रमण्यम, इनको एनएचआरसी का चेयरमैन बनाया गया है, और इसका चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का ही कोई रिटायर्ड जज होगा। सुप्रीम कोर्ट का ही रिटायर्ड पर्सन जो है वो यहाँ पर चेयरमैन बनता है। जून से पोस्ट खाली पड़ी थी, अभी वी राम सुब्रमण्यम को बनाया गया। हॉकी इंडिया लीग, ये आयोजन हुआ, राउरकेला में खेला गया है। सवाल यही है, ये हाँ, जीता कौन था? उड़ीसा वॉरियर्स। उड़ीसा वॉरियर वुमेन कैटेगरी में और मेन कैटेगरी में बंगाल टाइगर। हॉकी इंडिया लीग का आयोजन हुआ, कौन जीता है? हॉकी इंडिया लीग 2024-25 राउरकेला उड़ीसा में। हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ हुआ? राउरकेला उड़ीसा। मेन कैटेगरी में कौन जीता? वुमेन कैटेगरी में कौन जीता? मेन कैटेगरी में बंगाल टाइगर्स, वुमेन कैटेगरी में उड़ीसा वॉरियर्स। अमेरिका का नेशनल सिंबल, अमेरिका का नेशनल सिंबल है बाल्ड ईगल। ये एक बर्ड है, बाल्ड ईगल एक बर्ड है जो अमेरिका का नेशनल सिंबल है काफी साल से। अभी इसको वहां पर नेशनल बर्ड घोषित किया गया है। वहां पे डिफेंस वगैरह में सिंबल के तौर पे यूज भी होता था ये बाल्ड ईगल, पर नेशनल बर्ड नहीं था वहां का। बाल्ड ईगल को नेशनल बर्ड डिक्लेयर किया गया अमेरिका में। ये कोई मच्छर है स्क्रीन पे बार बार ये टच कर रहा है, इसीलिए स्क्रीन हो रही है। वो लाइट से अट्रैक्ट होके आ रहा है कोई मच्छर मक्खी, बार बार स्क्रीन डिस्टर्ब हो रही है इससे।
देखो, तो बाल्ड ईगल कौन है? नेशनल बर्ड घोषित कर दी गई है अमेरिका में। जो बिडेन ने डॉक्यूमेंट साइन किया और इसको घोषित कर दिया गया। ट्रंप से पहले जो राष्ट्रपति अभी गए हैं, जो बिडेन, इन्होंने डॉक्यूमेंट साइन कर दिया है और बाल्ड ईगल को अमेरिका के नेशनल बर्ड घोषित किया गया है। अब ये सवाल आएगा किसी पेपर में, ये सवाल आएगा किसी पेपर में, जबकि बाल्ड ईगल अमेरिका का नेशनल सिंबल पहले से है। यूएस का नेशनल सिंबल तो पहले से ही है, पर ये वहां की नेशनल बर्ड नहीं था। यूएस का नेशनल सिंबल ये पहले से है, पर ये वहां का नेशनल बर्ड नहीं था। अभी इसको नेशनल बर्ड घोषित कर दिया गया है। प्रो कबड्डी लीग, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। प्रो कबड्डी लीग, इसका अभी आयोजन कहाँ हुआ था? प्रो कबड्डी लीग, इसमें हरियाणा स्टीलर्स ये करंट चैंपियन है। इन्होंने हराया है पटना पायरेट्स को। ये आ जाते हैं क्वेश्चन, एसएससी वगैरह ज्यादा पूछता है ये, ऐसे क्वेश्चन एसएससी में ज्यादा आते हैं। प्रो कबड्डी लीग, हरियाणा स्टीलर्स ये जीते हैं पहली बार और पटना पायरेट्स इनको हराया है। और कहां पर? पुणे में हुआ है, पुणे में हुआ आयोजन प्रो कबड्डी लीग। सवाल क्या है? कौन जीता, किसको हराया और कहां पर हुआ? बस 2 लाइन। कौन जीता है, किसको हराया है और कहां पर खेला गया? हरियाणा स्टीलर्स जीता, पटना पायरेट्स को हराया, पुणे में हुआ। भारत में अभी एक ग्लास ब्रिज बनाया गया है कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी में ग्लास ब्रिज, असल में विवेकानंद का वहां वो रॉक मेमोरियल है ना, काफी फेमस रॉक मेमोरियल, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, और संत तिरुवल्लुवर का एक स्टैचू भी है। उन दोनों को जोड़ने के लिए ग्लास ब्रिज बनाया। इंडिया का पहला ग्लास सी ब्रिज, ग्लास ब्रिज तो रोड पे और भी दिख जाएंगे, पर सी ब्रिज, ग्लास सी ब्रिज तमिलनाडु में, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, इन्होंने इनॉग्रेशन किया भारत का पहला ग्लास ब्रिज। भारत का पहला ग्लास ब्रिज समुद्र पे जो बना है। ग्लास ब्रिज तो रोड पे और भी दिख जाएंगे, रोड क्रॉसिंग वाले, पर यह बात हो रही है समुद्र के ऊपर ग्लास का पहला ब्रिज। तो समुद्र के ऊपर ग्लास का पहला ब्रिज तमिलनाडु में कन्याकुमारी में इनॉग्रेशन किया गया। संत तिरुवल्लुवर का जो स्टैचू है वहां से विवेकानंद रॉक तक कनेक्टिविटी देने के लिए, संत तिरुवल्लुवर का स्टैचू जो है वहां से विवेकानंद रॉक मेमोरियल तक जाने के लिए कन्याकुमारी में। संत तिरुवल्लुवर का स्टैचू सन 2000 में इनॉग्रेशन किया गया था। संत तिरुवल्लुवर का स्टैचू अभी नहीं लगा है, ये पहले से है। इन दोनों को जोड़ने के लिए ब्रिज बनाया गया। संत तिरुवल्लुवर का स्टैचू सन 2000 में, जब उस समय एम करुणानिधि मुख्यमंत्री थे, उनके समय में इनॉग्रेशन हुआ था। तो 25वां एनिवर्सरी था इस स्टैचू का। संत तिरुवल्लुवर का स्टैचू सन 2000 में एम करुणानिधि के टाइम पे ये बना था। 25वीं वर्षगांठ थी 2025 में, जब ये ग्लास ब्रिज का इनॉग्रेशन किया गया कि उस स्टैचू से विवेकानंद मेमोरियल तक जाने का रूट 25 साल पूरे हुए थे संत तिरुवल्लुवर स्टैचू को। संत तिरुवल्लुवर स्टैचू को स्टैचू ऑफ विजडम के नाम से भी जानते हैं। इस स्टैचू को स्टैचू ऑफ विजडम भी कहते हैं। तमिल भाषा में इंपॉर्टेंट किताब मिलती है तिरुकुरल। तमिल भाषा का एक इंपॉर्टेंट लिटरेचर तिरुकुरल नाम से बुक मिलती है, संत तिरुवल्लुवर की लिखी हुई। तिरुकुरल नाम की किताब संत तिरुवल्लुवर नहीं लिखी थी, साउथ के बड़े संत हुए। और जो इस स्टैचू की जो हाइट है 133 फीट रखी गई, क्योंकि इस किताब के अंदर 133 चैप्टर हैं। संत तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखी गई किताब तिरुकुरल तमिल भाषा में उस किताब में 133 चैप्टर है। तो संत तिरुवल्लुवर का जो स्टैचू है कन्याकुमारी में, उसकी हाइट भी 133 फीट है। जितने चैप्टर है किताब में उतनी हाइट है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के क्षेत्र में खेला जाता है। क्वेश्चन ये भी आता है जीके में, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इस बार कौन जीता है? बंगाल जीता है। 2 सवाल हैं, संतोष ट्रॉफी किस खेल में खेला जाता है? फुटबॉल में। इस बार जीता कौन है? बंगाल जीता है। किसको हराया? केरल को। बंगाल जीता, केरल को हराया। तो 78th आयोजन हुआ संतोष ट्रॉफी का, बंगाल जीता,
केरल को हराया, हैदराबाद में मैच हुआ था। और संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट है, ये क्वेश्चन है। इंडिया नेपाल के बीच सूर्य किरण युद्ध अभ्यास पढ़ा रखा है जीके करंट अफेयर में भी। सवाल बस ये है, इस बार आयोजन कहाँ हुआ है? एक बार इंडिया कराता है, एक बार नेपाल कराता है। सूर्य किरण नाम से जो अभ्यास है, एक बार इंडिया एक बार नेपाल। तो सूर्य किरण नाम से मिलिट्री एक्सरसाइज अब की बार नेपाल में हुआ है। सल्ज हांडी जगह है नेपाल में, यहां पर हुआ। तो सूर्य किरण इंडिया नेपाल के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज है। इंडिया नेपाल मिलिट्री अभ्यास करते हैं यहाँ, एक बार इंडिया में एक बार नेपाल में। इस बार का आयोजन सलझंडी नेपाल यहां पर हुआ है, जनवरी 2025। कनाडा के पीएम, इंडिया से बड़ी दिक्कत चल रही थी, जस्टिन ट्रूडो, इनको रिजाइन करना पड़ गया, इतना प्रेशर था इन पर। अब नए पीएम बने हैं, ट्रंप को भी धमका दिया जिसने, मार्क कार्नी। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो रिजाइन कर दिए। दोनों सवाल है, कनाडा के पीएम कौन थे जिन्होंने हाल ही में रिजाइन कर दिया? जस्टिन ट्रूडो। नए पीएम कौन बने हैं? ट्रंप को धमकी दे रहे हैं ये, मार्क कार्नी। कनाडा के नए पीएम मार्क कार्नी। ये पूछेगा कहीं रिजाइन किसने किया, नया कौन बना है? सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट ये बन रहा है कहां पर? नई दिल्ली में। इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट ये बनाया जा रहा है, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है नई दिल्ली में। सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां बन रहा है? नई दिल्ली में। अब एक सवाल और, ये जीके का क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहां पर है? ये तो पहले से बना हुआ है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ये कहां पर है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ये कहां स्थित है? बोलो भाई। वेरी गुड, जयपुर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इज इन जयपुर। जयपुर। और सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां बना रहे हैं? दिल्ली। सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर बनने जा रहा है? नई दिल्ली में। अभी तो फाउंडेशन स्टोन ही रखा है बस। 38वें नेशनल गेम उत्तराखंड में संपन्न हुए। इसका मैस्कट बताया था मैंने, पहले भी करंट में बताया था, मौली उत्तराखंड की स्टेट बर्ड है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड ने कराया। एक सवाल, आयोजन कहां हुआ? उत्तराखंड। दूसरा सवाल, मैस्कट क्या रखा गया था? मौली। इसका सिंबल रखा गया था मौली, जो उत्तराखंड की स्टेट बर्ड है। और जो उसकी टॉर्च थी, जो वो मशाल लेके घूमते हैं, उसको नाम दिया था तेजस्विनी। तेजस्विनी। तो 38वें राष्ट्रीय खेल कहां आयोजन हुआ? उत्तराखंड, पहला सवाल। दूसरा, मैस्कट क्या था? मौली, जो उत्तराखंड की स्टेट बर्ड भी है। उत्तराखंड स्टेट में भी क्वेश्चन आएगा और बाकी सबके लिए भी बनेगा, क्योंकि राष्ट्रीय खेल है ये। तो 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में, मैस्कट मौली, उत्तराखंड की स्टेट बर्ड। और जो टॉर्च है, मशाल को नाम दिया था तेजस्विनी। तेजस्विनी। अब इसमें परफॉर्मेंस किसकी क्या रही, ये सवाल है। सर्विसेज जो है वो टॉप पर रहे। सर्विसेज जो पार्टिसिपेट करते हैं ये टॉप पर रहे। सर्विसेज वाले 6 एडिशन में से 5 बार सर्विसेज टॉप पर रही है। दूसरे पे रहा है महाराष्ट्र, तीसरे पे रहा है हरियाणा। सर्विसेज में बेसिकली डिफेंस वगैरह वाले जो हैं वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो सर्विसेज सबसे ज्यादा मेडल जीतते हैं राष्ट्रीय खेलों में। तो सर्विसेज जो है 6 बार, पिछले 6 एडिशन में से 5 बार टॉप पर रहे हैं, 121 मेडल जीते हैं, 68 गोल्ड। सर्विसेज नंबर 1 पे रही है, महाराष्ट्र नंबर 2, हरियाणा नंबर 3। राष्ट्रीय खेलों का रिजल्ट क्या रहा इस बार का? सर्विसेज जो बेसिकली डिफेंस है वो नंबर 1 पे रहे हैं, महाराष्ट्र नंबर 2 पे रहा है, हरियाणा नंबर 3 पे रहा है। और अगला राष्ट्रीय खेल 2026 में मेघालय आयोजित करेगा। नेक्स्ट ईयर मेघालय में होना है, नेक्स्ट ईयर मेघालय में कराया जाएगा। वर्ल्ड में सबसे पॉल्यूटेड सिटी, अभी पिछली क्लास में बताया था, इंडिया के भी पॉल्यूटेड सिटी कौन कौन से लिस्ट में आए हैं। दुनिया में टॉप पर कौन? हनोई, वियतनाम की राजधानी हनोई। अभी मैंने पॉल्यूशन की रैंकिंग आपको बताई थी पिछले लेक्चर्स में। वर्ल्ड का सबसे पॉल्यूटेड कौन है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए, हनोई, वियतनाम की राजधानी। राजगोपाल चिदम्बरम, हाल ही में इनकी डेथ हो गई, ये क्वेश्चन आएगा यूपीएससी में।
ये सवाल पूछेगा यूपीएससी में। साइंटिस्टों वगैरह को जो सम्मान मिलना चाहिए यूपीएससी जरूर ध्यान रखता है, छोटे मोटे एग्जाम को पता नहीं चलेगा। राजगोपाल चिदम्बरम, अभी इनकी डेथ हो गई, ये किस फील्ड से जुड़े रहे, ये सवाल है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट, ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट रहे हैं। अब ये एग्जाम का क्वेश्चन है, यूपीएससी में बहुत चांस है, कोई एग्जाम होगा वहां पूछेगा, और स्टेट वगैरह में पूछ सकता है, और यूपीएससी के चांस बहुत रहते हैं, वो ध्यान रखता है इन क्वेश्चनों का। तो राजगोपाल चिदम्बरम एटॉमिक एनर्जी कमीशन के भूतपूर्व चेयरमैन भी रहे हैं, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन भी रहे हैं। और इंडिया ने जो टेस्ट किए थे न्यूक्लियर वाले 1974 पोखरन, स्माइलिंग बुद्धा कोड नेम, 98 में फिर पोखरन, शक्ति 1 शक्ति 2, इन दोनों एक्सपेरिमेंट के दौरान इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो राजगोपाल चिदम्बरम एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन रहे हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट रहे हैं। भारत के दोनों न्यूक्लियर टेस्ट इंदिरा गांधी के टाइम पे स्माइलिंग बुद्धा 1974 पोखरन में हुआ था, और 98 में शक्ति 1 शक्ति 2 वो भी पोखरन में हुआ था। दोनों में इनका अहम रोल रहा है। ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर भी रहे हैं भारत सरकार के, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे हैं भारत सरकार के। 2002 से 18 तक सबसे लंबे समय तक सर्व किए हैं। 16 साल तक भारतीय सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे हैं। तो अभी इनकी हाल ही में डेथ हो गई, इस नाते क्वेश्चन आएगा कि डॉक्टर चिदम्बरम किस फील्ड से जुड़े रहे। न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, यही क्वेश्चन है। 4 नाम दे देगा, सामने मैचिंग पूछ देगा कि बताओ ये 4 लोग हाल फिलहाल में डेथ हुई, किस फील्ड से जुड़े रहे। तो राजगोपाल चिदम्बरम न्यूक्लियर साइंटिस्ट रहे हैं, यहां लिख भी दिया है। 1974 में टेस्ट हुआ था स्माइलिंग बुद्धा, जीके में पढ़ाया भी है, न्यूक्लियर वाले टॉपिक में यहां फिर से लिख दिया है। 74 में इंदिरा गांधी के टाइम पे टेस्ट हुआ था स्माइलिंग बुद्धा, और 98 में शक्ति 1 शक्ति 2। जनवरी 7, 2025 ब्रिक्स जो कंट्रीज का ग्रुप है उसमें 10वां कंट्री शामिल हो गया है, इंडोनेशिया। ब्रिक एक्चुअल में 2009 में 4 कंट्री ने मिलकर बनाया था, 4 कंट्री ने मिलकर ग्रुप बनाया था 2009 में। ब्रिक, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, 2009 में बना था ब्रिक नाम से। 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ गया तो नाम हो गया ब्रिक्स, एस और जुड़ गया। अभी पिछले 1-1.5 साल में 4 कंट्री और जुड़ गए, 4 कंट्री और जुड़ गए हैं, और अभी 2025 में 1 कंट्री और जुड़ गया। अब टोटल ये 10 कंट्री का ग्रुप हो चुका है ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में डिटेल में जीके करंट अफेयर में पढ़ा रखा है। ब्रिक्स क्या है, आसियान क्या है, सार्क क्या है, सब संस्थाएं पढ़ाई हुई हैं। तो ब्रिक्स बेसिकली राइजिंग इकोनॉमीज का ग्रुप है। मोटे तौर पर देखें तो डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप, जो अभी डेवलप कर रहे हैं उन कंट्रीज का ग्रुप। पर माना जाता है कि इनके सहयोग से, अगर ये एक दूसरे को सहयोग करेंगे तो आगे जाके डेवलप्ड होने के चांस जल्दी हैं, जल्दी इनकी इकोनॉमी ग्रो कर जाएंगी अगर एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। तो ब्रिक्स में अभी लेटेस्ट कंट्री जुड़ गया है इंडोनेशिया। पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, ब्रिक्स में पाकिस्तान नहीं है, ये क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन आता है ब्रिक्स की समिट के ऊपर, एक क्वेश्चन आता है ब्रिक्स की बैठक कहां हुई। ठीक है, तो 2009 में बना था, 4 कंट्री ने मिलकर बनाया था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये नाम था हर कंट्री का लेटर। साउथ अफ्रीका जुड़ा तो ब्रिक्स हो गया, फिर 4 कंट्री 1-1.5 साल पहले जुड़े और इंडोनेशिया अब जुड़ गया, टोटल 10 कंट्री का ग्रुप हो गया है। और इसकी बैठक, ब्रिक्स की समिट, एक क्वेश्चन ये है एग्जाम का, नवंबर तक का जीके करंट अफेयर जो पढ़ाया है उसमें सब बता रखा है, ये फिर रिवीजन करवा रहा हूं। 2024 में इसकी समिट कहां हुई थी, सीधा सीधा क्वेश्चन है एग्जाम का। ये सबमिट कराई थी कजान में, कजान रशिया में। और 2025 की बैठक जून जुलाई के आसपास बैठक होगी, 2025 की बैठक इसकी होगी रियो डी जेनेरो ब्राजील में, रियो डी जेनेरो ब्राजील, इस बार की बैठक यहां होगी। तो ब्रिक्स की समिट लिखना है तो लिख लो, ये पढ़ाया है पर नोट करना है तो नोट कर लो, अगर जीके करंट अफेयर नहीं पढ़ रखा तो भी नोट कर लो। 2024 की बैठक कजान रशिया, ब्रिक्स की बैठक कहां हुई सवाल आता है, और इस बार की बैठक कहां होगी, रियो डी जेनेरो में
ब्राजील में, जून जुलाई के आसपास। तो ब्रिक्स की समिट और ब्रिक्स के मेंबर, क्या प्रॉब्लम है? अब देखो 7 जनवरी 2025 को इंडोनेशिया 10वां मेंबर बन गया है। साउथ ईस्ट एशिया का पहला कंट्री है ब्रिक्स को ज्वाइन करने वाला। जो कंट्री अभी तक ब्रिक्स का हिस्सा है वो साउथ ईस्ट एशिया के नहीं है। अलग अलग कंट्री जो जुड़े हुए हैं वो साउथ ईस्ट एशिया से नहीं थे। तो इंडोनेशिया 10वां मेंबर ब्रिक्स को ज्वाइन करने वाला। और साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्री है, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, ये सब जो कंट्री हैं उनमें से पहला है। साउथ ईस्ट एशिया आसियान वाले जो कंट्रीज का ग्रुप है उनमें से इंडोनेशिया पहला। तो 7 जनवरी 2025 इंडोनेशिया 10वां मेंबर है ब्रिक्स को ज्वाइन करने वाला और साउथ ईस्ट एशिया वाले कंट्री में से, मतलब आसियान वाले कंट्री में से पहला है। ब्रिक्स क्या है? इंटर गवर्नमेंटल सरकारों के बीच बना हुआ एक ग्रुप है। 2009 में बना, 4 देशों ने बनाया, फिर साउथ अफ्रीका जुड़ा तो 5 कंट्री हो गए। 2024 1 जनवरी से 4 नए कंट्री सदस्य बने थे, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूएई। 2024 1 जनवरी से 4 नए कंट्री जुड़े थे, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूएई। वो भी करंट अफेयर में पहले पढ़ाया हुआ है पिछले लेक्चर्स में। तो 5 तो कंट्री जो बनाए थे, 4 ये जुड़ गए 9, एक इंडोनेशिया 10। ब्रिक्स में 5 कंट्री 5 लेटर, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 1 जनवरी 24 से 4 कंट्री जुड़े थे, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूएई। 5 4 9। इंडोनेशिया 10वां कंट्री अभी जुड़ा है 25 में। अब 10 कंट्री का ग्रुप हो गया है। सऊदी अरेबिया भी मेंबर बनना चाह रहा है, अभी अप्रूवल नहीं मिला है उसको, अभी अप्रूवल नहीं मिला। इंडिया, अमेरिका मिलकर नेवी के लिए टेक्निक डेवलप कर रहे हैं। इंडिया अमेरिका मिलकर नेवी के लिए अंडर सी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, सबमरीन वगैरह की ट्रैकिंग के लिए। डीप सी में सबमरीन वगैरह को ट्रैक कर सकें, बहुत गहराई में पनडुब्बी वगैरह अगर चली गई हैं उनको ट्रैक किया जा सके। तो इंडिया अमेरिका मिलकर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं जिसमें बहुत गहराई में सबमरीन वगैरह अगर हैं उनको ट्रैकिंग वगैरह की जा सके। इसको सोनोबुयोस बोलते हैं, सोनोबुयोस। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 1915 गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे। उस डेट को विदेश मंत्रालय मनाता है प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर, एनआरआई डे के तौर पर। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे, तो इस डेट को विदेश मंत्रालय मनाता है प्रवासी भारतीय दिवस। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 में पहला सवाल, आयोजन कहां पर कराया गया? भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। 9 जनवरी को होता है प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी, क्यों 9 जनवरी इंपॉर्टेंट है? इसी डेट को 1915 में गांधी जी लौटे थे साउथ अफ्रीका से इंडिया। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे, तो विदेश मंत्रालय इस डेट को मनाता है प्रवासी भारतीय दिवस। इस बार का आयोजन भुवनेश्वर में हुआ। इसमें जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे? त्रिनिदाद एंड टोबैगो एक कंट्री है, त्रिनिदाद टोबैगो ब्रानलारा जहां का है, तो ये कंट्री है। यहाँ के प्रेसिडेंट कार्ला कंगालू ये चीफ गेस्ट थे। प्रवासी भारतीय दिवस इस बार का जो आयोजन था उसमें चीफ गेस्ट कार्ला कंगालू। और थीम क्या रखी गई थी? थीम थी डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। कुलदीप कह रहे हैं बफरिंग होने लगा, ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं है क्या? बाकी लोग पहले बताएं ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं। कुलदीप कह रहे हैं बफरिंग हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है पहले बताएं, फिर हम कंटिन्यू करें इसके आगे। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को होता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को होता है। इसी डेट 1915 में साउथ अफ्रीका से गांधी जी लौटे, तो विदेश मंत्रालय इसी उपलक्ष्य में मनाता है प्रवासी भारतीय दिवस। 18वां आयोजन भुवनेश्वर में कराया गया इस बार, जिसमें चीफ गेस्ट बुलाए गए त्रिनिदाद एंड टोबैगो। वेस्ट इंडीज वाले जो आइलैंड हैं उनमें एक कंट्री है त्रिनिदाद टोबैगो, यहां से बुलाया गया यहाँ के राष्ट्रपति कार्ला कंगालू को। और इवेंट की थीम क्या रखी गई थी? डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत, ये थीम रखी गई थी। वर्ल्ड हिंदी डे, देखो एक होता है हिंदी दिवस
और एक है वर्ल्ड हिंदी डे, दोनों को मिक्स नहीं करना, दोनों अलग अलग डेट है, इनको मिक्स नहीं करना। 14 सितंबर ये अलग है, 14 सितंबर अलग है और 10 जनवरी अलग है। ये होता है 10 जनवरी को, एग्जाम में ऑप्शन आ जाए, कंफ्यूज मत होइएगा। वर्ल्ड हिंदी डे ये 10 जनवरी को होता है। यूनाइटेड नेशन में हिंदी में स्पीच दी गई थी, इसलिए इसको डिक्लेयर किया गया। यूनाइटेड नेशन में हिंदी में स्पीच दी गई थी। क्लियर है? तो वर्ल्ड हिंदी डे इस बार का जो आयोजन हुआ उसकी थीम क्या थी? वर्ल्ड ग्लोबल वॉइस ऑफ हिंदी यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। वर्ल्ड हिंदी डे जो 10 जनवरी को मनाया जाता है, इस बार की थीम क्या थी? ग्लोबल वॉइस ऑफ हिंदी यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। तो विश्व हिंदी दिवस या वर्ल्ड हिंदी डे हर साल 10 जनवरी को होता है, और जो 14 सितंबर का हिंदी दिवस होता है अपने यहाँ, उससे अलग है ये। अपने यहाँ जो हिंदी दिवस है 14 सितंबर, इंडिया के अंदर जो होता है ये 14 सितंबर है, वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी है, दोनों को मिक्स नहीं करना। तो वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी ये अलग आयोजन है, हिंदी दिवस भारत का अपना 14 सितंबर ये अलग है, दोनों की मिक्सिंग नहीं करनी है। वर्ल्ड हिंदी डे, इसका महत्व क्या है? यूनाइटेड नेशन में पहली बार हिंदी में स्पीच वगैरह दी गई थी, यहाँ हिंदी का इस्तेमाल किया गया था। हिंदी पहली बार यूएन जनरल असेंबली में बोली गई थी, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कराई गई थी, इंदिरा गांधी उस समय पीएम थी। वर्ल्ड हिंदी डे इसलिए मनाया जाता है, लिख दिया बैकग्राउंड यहाँ पे लिख दिया बैकग्राउंड में, यूनाइटेड नेशन में हिंदी का इस्तेमाल अलाउ किया गया। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट अभी कौन बन गए हैं? जय शाह तो आईसीसी में चले गए, जय शाह आईसीसी में बन गए, तो उनकी जगह अभी कौन कामकाज देख रहा है? रोजर बिन्नी। बीसीसीआई में इस समय प्रेसिडेंट का कामकाज कौन देख रहा है? जय शाह चले गए आईसीसी में, तो यहाँ कामकाज देख रहे हैं रोजर बिन्नी। और सेक्रेटरी कौन है इस समय? देवजीत सैकिया। बीसीसीआई में सेक्रेटरी हैं देवजीत सैकिया। अगले साल जनवरी में भारत आयोजन करने जा रहा है, 28वां आयोजन होगा, इंडिया होस्ट करेगा। इंडिया होस्ट करेगा। दुनिया भर के स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो दुनिया भर की पार्लियामेंट्स हैं, कॉमनवेल्थ कंट्री वो हैं ज्यादातर जो ब्रिटिश कॉलोनी रहे थे पहले। ब्रिटिश कॉलोनी जो रहे थे, कॉमनवेल्थ गेम वगैरह भी वही लोग खेलते हैं। तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज जहां पे सरकारें चल रही हैं, उनके जो हाउस को चलाने वाले लोग हैं, पार्लियामेंट के हेड हैं, जैसे अपने यहाँ लोकसभा में ओम बिरला, तो उस तरह से दुनिया भर की जो पार्लियामेंट है कॉमनवेल्थ कंट्रीज वाली, जो ब्रिटिश कॉलोनी कभी रहे थे, उनके स्पीकर या स्पीकर के अलावा कुछ और बोला जाता हो वहां पर, उन लोगों की बैठक होगी जहां पर चर्चा होगी कैसे पार्लियामेंट्री प्रोसेस को और बेहतर बनाया जाए, एआई वगैरह को जोड़ा जाए पार्लियामेंट में। दुनिया भर के जैसे स्पीकर है, जय राज्यसभा चेयरमैन है, ये सब लोग इकट्ठा होंगे, बैठक होगी, वहां पे ये लोग चर्चा करेंगे कि अपने देशों की पार्लियामेंट को चलाने के लिए पार्लियामेंट्री प्रोसेस को कैसे और बेहतर तरीके से चलाया जाए। इंडिया आयोजन करेगा इसका नेक्स्ट ईयर। तो 28वीं कॉन्फ्रेंस होगी जहां दुनिया भर की पार्लियामेंट जो है कॉमनवेल्थ कंट्रीज वाली, उनके स्पीकर या जो नाम जाना जाता हो, स्पीकर का जो नाम हो, वहां पर ये सब लोग बैठक करेंगे, जहां पे बातचीत करेंगे पार्लियामेंट्री प्रोसेस किस तरह चलाए जाएं। अपने यहाँ के ओम बिरला पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये आयोजन भारत में होगा, इसलिए क्वेश्चन है, ये भारत आयोजन करेगा जनवरी 26 में, इसलिए क्वेश्चन है। मिजोरम के नए गवर्नर कौन बने हैं? जनरल वीके सिंह। मिजोरम में नए गवर्नर जनरल वीके सिंह। आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम अभी बनाया गया है। मोदी जी का जन्म स्थान वडनगर, यहां पर वडनगर में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम वडनगर, मोदी जी से रिलेटेड है। दिल्ली हाई कोर्ट में नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? इस तरह के क्वेश्चन एसएससी, जेई, आरआरबी इनमें आते हैं। ये हर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यूपीएससी नहीं पूछता, इस तरह के क्वेश्चन एसएससी, आरआरबी, छोटे मोटे पेपर इनमें आते हैं ये क्वेश्चन कि हर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस बताओ। तो सब तो नहीं, पर जो नए वाले बने हैं बस उनके नाम मतलब के हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस देवेंद्र कुमार बने हैं अभी नए,
और बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं आलोक आराधे। इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस, अभी एक आयोजन हुआ जिसमें यह सब चर्चा हुई कि ओलंपिक का आयोजन भारत करे, ओलंपिक खेलों के लिए भारत अपनी भी दावेदारी करे कि 2036 का ओलंपिक खेल भारत में कराया जाए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कॉन्फ्रेंस कराई गई गुजरात में। तो यही सवाल है कि इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस मीटिंग कहां पर हुई है? गांधीनगर में मीटिंग कराई गई है, जहां पर ओलंपिक खेल संबंधित कि भारत भी 2036 के लिए मेजबानी करे, इसके लिए इंडिया तैयारी करे और अप्लाई करे 2036 के लिए। तो पहला इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस गांधीनगर में जनवरी 25 में हुआ है। 4 दिन तक यह चला, जहां भारत की तैयारी ओलंपिक के लिए होनी चाहिए, ऐसा माहौल हम तैयार करें, कोलैबोरेशन करें और इंडिया की दावेदारी 2036 ओलंपिक के लिए इंडिया दावेदारी ठोके कि हम कराएंगे, इंडिया कराएगा। रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, पर एक रत्नागिरी उड़ीसा में भी है। रत्नागिरी अल्फांसो आम बड़ा फेमस है वहां का, हापुस बोलते हैं, पर एक रत्नागिरी उड़ीसा में भी है। यहां गौतम बुद्धा का सिर, बहुत बड़ा एक स्टैचू मिला है, सिर का हिस्सा मिला है, अभी चर्चा में रहा। तो 1 दिसंबर 2024 को एक बहुत बड़ी खोज हुई है उड़ीसा के रत्नागिरी में, जहां बुद्ध के सिर का बहुत बड़ा हिस्सा पाया गया है। एक बहुत बड़ा स्टैचू का एक हिस्सा मिला है, सिर मिला है, अलग अलग टुकड़े मिले हैं। तो लार्जेस्ट बुद्धा हेड, बुद्धा का सिर, बहुत बड़ा सिर बना हुआ मिला है उड़ीसा के रत्नागिरी में। तो बस सवाल क्या है, बुद्धा का लार्जेस्ट हेड स्टैचू अभी ये कहाँ मिला है? रत्नागिरी उड़ीसा में। रत्नागिरी महाराष्ट्र में भी है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उड़ीसा वाले की बात कर रहा हूँ। पहले भी इतिहास में रत्नागिरी में कई चीजें बुद्धिज्म रिलेटेड पाई गई हैं। बुद्धिज्म रिलेटेड पहले भी कई चीजें इस एरिया में मिल चुकी हैं। अभी एक बड़ी खोज हुई है जहां सबसे बड़ा बुद्धा का हेड स्टैचू पाया गया है। तो दिसंबर 1 2024 में आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजा है रत्नागिरी उड़ीसा के जाजपुर जिले में, जिला पड़ता है जाजपुर। तो यहाँ पर बुद्ध का एक स्टैचू, एक इमेज पाई गई है, जहां पर एक बहुत बड़ा हेड पाया गया। फिर उसकी हथेली, उंगलियां, इस तरह की चीजें भी अलग अलग पाई गई हैं। तो बस जगह का नाम, ये जगह चर्चा में क्यों रही है? बुद्ध का हेड ये पाया गया। खो खो वर्ल्ड कप, इस तरह के क्वेश्चन एसएससी के लिए फेवरेट हैं, एसएससी और स्टेट एग्जाम। खो खो वर्ल्ड कप पहली बार हुआ है, ये खो खो वर्ल्ड कप पहली बार हुआ और मेल फीमेल दोनों कैटेगरी में इंडिया जीत गया, दिल्ली में। क्वेश्चन क्या है, खो खो वर्ल्ड कप कहां हुआ? नई दिल्ली। कौन जीता? वर्ल्ड कप हुआ है इंडिया में, इसलिए क्वेश्चन है। और मेल फीमेल दोनों में इंडिया जीत गया, नेपाल को हराया फाइनल में। तो इंडिया, पहली बार खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया, इंडिया में हुआ, जिसमें इंडिया जीता, नेपाल को हराया। खो खो वर्ल्ड कप, इसका आयोजन कहां पर हुआ है? नई दिल्ली। कौन जीता, किसको हराया? मेल फीमेल दोनों कैटेगरी में इंडिया जीता है, दोनों में इंडिया जीता है, नेपाल को हराया है। चेस वर्ल्ड कप, चेस में जो संस्था, जैसे फुटबॉल में फीफा कंट्रोल करती है, क्रिकेट में आईसीसी करता है, वैसे चेस में फिडे है संस्था, फिडे चेस वाले जो आयोजन कराती है, फिडे कराती है। तो चेस वर्ल्ड कप 2025 आयोजन भारत में होना है। चेस वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहां पर? भारत। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, वेपन्स वगैरह के मामले में इंडिया चौथे नंबर पे, पढ़ा चुका हूं पहले। अमेरिका, रशिया, चाइना के बाद चौथे नंबर पे इंडिया है, पढ़ा चुका हूं ना ये। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई थी, इंडिया की रैंक बता चुका हूं या नहीं? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स पढ़ा चुके हैं, नहीं पढ़ा चुके हैं पिछली क्लासेस में? अभी जो आपके 4-5 लेक्चर जो ये वाले हुए, नहीं पढ़ाया है। इंडिया चौथे नंबर पे, फायर पावर में चौथे नंबर पे, किसके बाद? अमेरिका, रशिया, चाइना के बाद। अमेरिका, रशिया, चाइना, वेपन्स के मामले में ये 3 सबसे ऊपर, अमेरिका, रशिया, चाइना, फिर इंडिया, चौथे नंबर पे इंडिया। समान नागरिक कानून यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, यह आएगा किसी एग्जाम में क्वेश्चन। पहले भी कई बार बता चुका हूं, फिर रिपीट किया है, ये मैंने कई बार पढ़ा चुका हूं पीछे भी क्लासेस में, फिर रिपीट कर रहा हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड। उत्तराखंड। ये क्वेश्चन पूछेगा किसी एग्जाम में, इंपॉर्टेंट बताते जा रहा हूं क्वेश्चन साथ साथ।
समान नागरिकता कानून लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। और अगला सवाल मेरा ये है, यूसीसी ये संविधान के किस आर्टिकल में दिया है? ये फंडामेंटल राइट है या ये डीपीएसपी है? ये फंडामेंटल राइट है या ये डीपीएसपी है? भारत के संविधान के किस आर्टिकल में यूसीसी लिखा है? आर्टिकल नंबर बताइए, बहुत आता है क्वेश्चन ये, पीसीएस वगैरह में खूब पूछता है आर्टिकल नंबर। यूसीसी दिया है आर्टिकल 44। वेरी गुड। पॉलिटी लग रहा है आप लोगों ने बड़ा अच्छे से पढ़ लिया। बड़ी खुशी की बात यह है कि पॉलिटी बड़ा अच्छा तैयार है आप लोगों का। किसी भी एग्जाम में पॉलिटी दिक्कत नहीं करेगा। एक दो क्वेश्चन नहीं कह सकते, मान लो 10 क्वेश्चन आए तो 8 क्वेश्चन तक पॉलिटी आराम से बना लोगे, और सभी अच्छा आंसर कर रहे हैं पॉलिटी में। मुख्य बात यह है। तो आर्टिकल 44 में है तो फंडामेंटल राइट है कि डीपीएसपी है? डीपीएसपी है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या डीपीएसपी कोर्ट में चैलेंजेबल होते हैं? आप इसको कोर्ट में डाल सकते हैं डीपीएसपी को, अगर कोई नहीं मानता तो। नहीं, फंडामेंटल राइट चैलेंजेबल होते हैं कोर्ट में, डीपीएसपी नहीं। फंडामेंटल राइट आपका अधिकार है, अगर वो वायलेट होगा तो आप कोर्ट में चैलेंज कर दोगे। डीपीएसपी तो संविधान बनाने वालों के सजेशन है, सजेशन कोई नहीं मानेगा तब थोड़ी कोर्ट में डाल दोगे इसको। अंजी खाड़ ब्रिज, ये ब्रिज कहां पर बनाया जा रहा है? केबल ब्रिज है ये। तो जो रेलवे का चेनाब ब्रिज है, दुनिया का सबसे ऊंचा जो ब्रिज, रेलवे का चेनाब ब्रिज जो है, उसके नजदीक में अंजी खाड़ ब्रिज जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। केबल ब्रिज है ये। जो आजकल ब्रिज देख रहे हो ना, जैसे बांद्रा वर्ली लिंक भी है, वो तारों पे टिका होता है पुल, कई सारी जो वायर्स होती हैं उन पे टिका होता है। तो पहला केबल स्टेड ब्रिज है रेलवे का। केबल ब्रिज तो बांद्रा वर्ली वाला भी है और भी कई बने हुए हैं। केबल ब्रिज तो इंडिया में कई हैं, पर रेलवे का ऐसा केबल ब्रिज ये पहला। क्या रेलवे का कोई केबल ब्रिज है? रेलवे का पहला केबल ब्रिज ये है, अंजी खाड़ ब्रिज। कहां? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। भाई कार वार चलाने के लिए, ट्रक चलाने के लिए केबल ब्रिज कई हैं भारत में, हाल फिलहाल में कई बने हैं। क्या रेलवे का ऐसा कोई ब्रिज है जो केबल ब्रिज हो? रेलवे का पहला केबल ब्रिज अंजी खाड़ ब्रिज, जो चेनाब ब्रिज के साउथ में पड़ता है। तो ये देश का पहला केबल स्टेड ब्रिज है इंडियन रेलवे का। ये कटरा को जोड़ रहा है जम्मू कश्मीर के रियासी से, ये कनेक्ट कर रहा है कटरा और रियासी को। ये ब्रिज एक प्रोजेक्ट का पार्ट है जो उधमपुर से बारामूला श्रीनगर होते हुए जो रेल रूट है उसका पार्ट है, उसी में पड़ेगा। ये जो रूट बन रहा है उधमपुर से बारामूला जाने के लिए श्रीनगर होकर, तो ये जो रेल लिंक है, ये ब्रिज भी उसी रूट का एक हिस्सा है। 326 किलोमीटर का रेल लाइन है जो उधमपुर से बारामूला तक बनाई जा रही है। उधमपुर से बारामूला तक 326 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बनना है। उसी रूट के अंदर चेनाब ब्रिज भी बना है, ये अंजी खड़ ब्रिज ये भी उसी का पार्ट है। तो 326 किलोमीटर रेल लिंक उधमपुर से बारामूला श्रीनगर होते हुए जाना है। इसी में कई सारी चीजें बना रहा है रेलवे, जैसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चेनाब के ऊपर, वो भी इसी प्रोजेक्ट का पार्ट है। अंजी खड़ ब्रिज ये भी इसी प्रोजेक्ट का पार्ट है। क्योंकि पहाड़ जिस तरह के हैं, जहां जैसी ज्योग्राफी है, जैसी स्थिति है, उस तरह के ब्रिज बनाए जा रहे हैं। कनेक्टिविटी इंश्योर करनी है तो हर जगह तो आप बड़े स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। जिस जगह की ज्योग्राफी जैसी है उसके अकॉर्डिंग ब्रिज तैयार किए जा रहे हैं। कई सारी घाटी पड़ेंगी, पहाड़ियां पड़ेंगे, तो उसके हिसाब से बनाए जा रहे हैं। और इस ब्रिज को बनाने का जो काम है नॉर्दर्न रेलवे ने कमीशन किया, इंप्लीमेंटेशन हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी और कोंकण रेलवे ये कर रहे हैं। फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहां पर आयोजित हुआ? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में अभी हाल ही में कराया गया फ्लेमिंगो फेस्टिवल किससे रिलेटेड होगा? बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट का है। आंध्र प्रदेश के अंदर भी पुलिकट लेक है, बर्ड सेंचुरी है, कुछ नेशनल पार्क है। तो आंध्र प्रदेश ने आयोजित कराया फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025। ये क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल का आयोजन किसने कराया है? आंध्र प्रदेश ने कराया है। किससे रिलेटेड? एनवायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक प्रोफेसर हैं उर्वशी सिन्हा। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा, इनको अभी एक सम्मान दिया गया है, गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025। बस यही लाइन क्वेश्चन है।
गेट्स कैम्ब्रिज इंपैक्ट प्राइज, ये अभी हाल ही में 2025 किसको दिया गया? उर्वशी सिन्हा। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। गेट्स कैम्ब्रिज इंपैक्ट प्राइज 2025 किसको दिया गया है? उर्वशी सिन्हा को दिया गया। क्या काम किया है इन्होंने? क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में, क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में काम है इनका। जेड मोड़ टनल, अभी हाल ही में कश्मीर में पीएम मोदी ने इनॉग्रेशन किया एक टनल का, जेड मोड़ टनल। कई टनल वगैरह, कई ब्रिज, कई टनल बन रही हैं कश्मीर के अंदर। गांदरबल जिले में इनॉग्रेशन किया है पीएम मोदी ने जेड मोड़ टनल, 13 जनवरी 2025, डेट भी लिखी है। 6.5 किलोमीटर की टनल है, 6.5 किलोमीटर की टनल जो गगनगीर से लेके सोनमर्ग तक कनेक्टिविटी दे रही है और आपको लद्दाख तक ट्रेवल करने में भी मदद मिलेगी। यहाँ से गर्मियों में लद्दाख तक की कनेक्टिविटी भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। 2015 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, अब जाके ये कंप्लीट हो गया। 2015 का प्रोजेक्ट है, अभी कंप्लीट हो गया है ये। तो पीएम मोदी ने जेड मोड़ टनल गांदरबल जिले जम्मू कश्मीर में 13 जनवरी को इनॉग्रेशन किया है। ये 6.5 किलोमीटर लंबी टनल है, गगनगीर से सोनमर्ग को जोड़ेगी और गर्मियों में लद्दाख तक जाना भी आपको आसान पड़ेगा यहाँ से। 2015 का प्रोजेक्ट है, अभी कंप्लीट हो गया। कितनी ऊंचाई पे बनी है? 8650 फीट की ऊंचाई पर है। 2 लेन है इसमें, 8650 फीट है, 2 लेन है और 7.5 मीटर का इसमें स्केप रूट भी दिया गया है। इमरजेंसी सिचुएशन में स्केप रूट भी दिया 7.5 मीटर का। ऑल वेदर कनेक्टिविटी, पूरे साल की कनेक्टिविटी आपको श्रीनगर सोनमर्ग इस एरिया में कनेक्टिविटी मिल पाए। लैंडस्लाइड और एवलांच वगैरह का जो रूट है उसको बाईपास कर दिया गया। यहाँ पर जहां ज्यादा लैंडस्लाइड होते हैं, ज्यादा एवलांच आते हैं, उस रूट को बाईपास करके बनाई गई है ताकि इन खतरों से बच जाएं। कश्मीर के जिस एरिया में लैंडस्लाइड या एवलांच बहुत आते हैं वहां से बाईपास करके बनाई गई है ताकि सुरक्षित भी रहे, लोगों के जाने के लिए सुरक्षित रहे। अभी एक बहुत बड़ी टनल जो अंडर कंस्ट्रक्शन है जोजिला, ये 14.3 किलोमीटर लंबी, बनी नहीं है, अभी बन रही है। जोजिला एशिया में सबसे लंबी टनल होगी, 14.3, अभी बनी नहीं है। 14.3 किलोमीटर जोजिला अंडर कंस्ट्रक्शन। ये श्रीनगर, करगिल और लेह को जोड़ेगी। श्रीनगर, करगिल, लेह पढ़ाया हुआ है जोजिला टनल। तो जेड मोड़ टनल, ये ट्रेवल टाइम, श्रीनगर से सोनमर्ग जाने का टाइम कम लगेगा। श्रीनगर से सोनमर्ग जाना हो, टाइम बचेगा। इस टनल से 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1000 व्हीकल पर आवर इतने पास कर सकते हैं। इसकी क्षमता कितनी है? 70 किलोमीटर पर आवर पर 1000 व्हीकल हर घंटे क्रॉस कर सकते हैं। ये जो डाटा आता है ना, देखो सिंगल लाइनर क्वेश्चन जहां आएंगे, नॉर्मल जीएस पूछेगा जेड मोड़ टनल कहां से कहां कनेक्ट कर रही है, एक सवाल। किस राज्य में है, किस यूटी में है, जम्मू कश्मीर, ये सवाल है। यूपीएससी क्या करेगा? मल्टीपल स्टेटमेंट जब बनाएगा यूपीएससी, खासकर पहले स्टेटमेंट में पूछ देगा ये लाइन, दूसरे स्टेटमेंट में पूछ देगा इतने एल्टीट्यूड पर है और तीसरे स्टेटमेंट में लिख देगा 70 किलोमीटर पर आवर इतने व्हीकल यहां से पास कर सकते हैं। मल्टीपल स्टेटमेंट में 3 डाटा पूछ देगा। तो यूपीएससी के लिए खासकर ध्यान देने वाली बात है। बाकी एग्जाम में ये टनल कहां से कहां कनेक्ट कर रही है, इसकी लंबाई कितनी है और कितनी ऊंचाई पे बनी है। बाकी एग्जाम के लिए टनल का नाम, कहां पर बनी है, कितनी लंबाई, ऊंचाई, बस। यूपीएससी के लिए कितने स्पीड से व्हीकल पास कर सकते हैं, कैपेसिटी कितनी है, यूपीएससी के लिए वो भी मतलब का है। तो मैं एग्जाम के लेवल के हिसाब से बताता जा रहा हूं आपको। तो जेड मोड़ टनल गांदरबल जिले में इनॉग्रेशन हुआ, जो गगनगीर से सोनमर्ग को जोड़ रही है। 6.5 किलोमीटर लंबी, 8650 फीट ऊंची, ये मुख्य बात याद रखनी है। और 70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 1000 व्हीकल पर आवर यहां से पास कर सकते हैं। नाग मार्क 2 मिसाइल, नाग मिसाइल पढ़ा चुका हूं, एंटी टैंक मिसाइल होती है नाग एंटी टैंक मिसाइल होती है, उसी का एडवांस वर्जन ट्रायल किया जा रहा है। नाग मार्क 2 मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल होती है, अभी इसका ट्रायल किया गया है पोखरण में। किसकी है? डीआरडीओ की। नाग मिसाइल पढ़ा चुके हैं, नाग का ही एडवांस वर्जन है नाग मार्क 2, एंटी टैंक मिसाइल है। फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी, लॉन्च करो भूल जाओ, मिसाइल अपने आप तय करेगी टारगेट कहां जाना है। जीपीएस बेस्ड होती है ये, टारगेट के हिसाब से ये खुद डिसाइड करेगा कहां जाना है। पोखरण में ट्रायल हुआ है, डीआरडीओ की बनाई है। लार्सन एंड टुब्रो ने अभी एक शिप बना रहे हैं, आईएनएस उत्कर्ष।
उससे पहले इन्होंने एक बनाया आईएनएस समर्थक, मल्टीपर्पज शिप है ये, मल्टीपर्पज शिप। आईएनएस समर्थक ये बना चुके हैं, आईएनएस उत्कर्ष अभी बना रहे हैं इंडियन नेवी के लिए। तो लार्सन एंड टुब्रो जो कंपनी है शिप बिल्डिंग में भी काम कर रही है। आईएनएस समर्थक बनाया, दूसरा आईएनएस उत्कर्ष। तो बस सवाल यही है, आईएनएस उत्कर्ष और आईएनएस समर्थक क्या चीज है? मल्टीपर्पज वेसल, एमपीवी, मल्टीपर्पज वेसल इंडियन नेवी के लिए। किसने बनाए? लार्सन एंड टुब्रो, एलएनटी। बाकी ये सब काम का नहीं, बस ये लिख दिया है कि कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करने के लिए। भाई एलएनटी अपनी कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो आत्मनिर्भर भारत के तहत हो रहा है सब कुछ। एक रैंक आई वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स, वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स, इसमें कई सारी कैटेगरी बनाई गई। तो ओवरऑल इंडिया की रैंक 25 रही है। एक अभी डाटा आया, इंडिया की रैंक ओवरऑल 25, वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में, स्किल इंडेक्स में ओवरऑल रैंक 25। और एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें इंडिया सेकंड नंबर पर है। फ्यूचर ऑफ वर्क करके एक इसमें क्राइटेरिया था, उसमें इंडिया सेकंड था अमेरिका के बाद। फ्यूचर ऑफ वर्क करके जो कैटेगरी थी उसमें इंडिया सेकंड पे रहा, ओवरऑल 25 रैंक पे रहा है। तो बस एक लाइन सवाल है, वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत की रैंक ओवरऑल 25 और इस पर्टिकुलर कैटेगरी फ्यूचर ऑफ वर्क के मामले में दूसरे नंबर पे रहा। स्किल से जुड़ा हुआ एक इंडेक्स अभी जारी किया गया, उसमें इंडिया ओवरऑल 25वें नंबर पे, फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी में सेकंड नंबर पे अमेरिका के बाद। तो ऐसी कई सारी रिपोर्ट आती रहती हैं, बस इंडिया की रैंक पे ध्यान दो, बाकी हटाओ। विदेश मंत्री एस जयशंकर स्पेन की यात्रा पे गए, जहां 2026 को डुअल ईयर घोषित किया गया है। 2026 को डुअल ईयर घोषित किया गया है कि भारत स्पेन के बड़े पुराने संबंध हैं, कल्चर, टूरिज्म, एडवांसमेंट, एआई के क्षेत्र में काम जो है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर स्पेन की यात्रा पे गए, जिसमें 2026 भारत स्पेन संबंधों का डुअल ईयर घोषित किया गया है। बस क्वेश्चन ये है कि किस देश के साथ 2026 को डुअल ईयर घोषित किया गया? स्पेन के साथ। विदेश मंत्री स्पेन गए, इंडिया स्पेन 2026 को इन्होंने आपसी रिश्तों को प्रमोशन वाला जो कल्चर, टूरिज्म, एडवांसमेंट इन एआई डुअल ईयर घोषित किया गया है अगले साल को। ब्रह्मोस मिसाइल भारत ने फिलीपींस के साथ डील कर ली थी, अभी डील हमारी फाइनल हो रही इंडोनेशिया के साथ। उस समय भी पढ़ाया था मैंने, कुछ देशों से बात चल रही है, अब इंडोनेशिया वाली डील हमारी फाइनल हो रही है। एशिया में दूसरा ऐसा कंट्री है जिसको हम ब्रह्मोस देंगे, फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया को। तो इंडिया वर्क कर रहा है, ये डील ऑलमोस्ट फाइनल होने वाली है, जिसमें हम इंडोनेशिया को भी ब्रह्मोस बेचेंगे। फिलीपींस के साथ हमारी डील हो चुकी है, दूसरा कंट्री इंडोनेशिया। ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करने के लिए फिलीपींस से डील हो गई, इंडोनेशिया के साथ बात चल रही है। एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक सिलीगुड़ी कॉरिडोर बंगाल, सिलीगुड़ी कॉरिडोर बंगाल में यह अभ्यास किया गया है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने, किसी दूसरे देश के साथ नहीं, ये भारतीय सेना का खुद का अभ्यास है। डेविल स्ट्राइक नाम से नॉर्थ ईस्ट में अभ्यास किया है भारतीय सेना ने। चाइना बॉर्डर पड़ता नजदीक, यहां से चाइना बॉर्डर नजदीक पड़ता है यहां से। तो भारतीय सेना ने डेविल स्ट्राइक नाम से युद्ध अभ्यास किया सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास, बंगाल, चिकन नेक बोलते हैं उसको। चिकन नेक का जो एरिया है बंगाल क्षेत्र पड़ता है, यहां पर चाइना बॉर्डर के नजदीक। ऑटोमोबाइल वगैरह के लिए एक एक्सपो कराई गई, जैसे ऑटो एक्सपो होती है ग्रेटर नोएडा में, हर बार होती है एक्सपो, ऑटो एक्सपो ग्रेटर नोएडा में आए दिन होती है, और द्वारका के यशोभूमि में कराई गई, और दिल्ली में भारत मंडपम में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का आयोजन किया गया, जहां देश दुनिया के ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लोग इकट्ठा हुए। क्वेश्चन क्या है? भारतीय मोबिलिटी एक्सपो, इसका आयोजन कहां हुआ? दिल्ली, द्वारका, ग्रेटर नोएडा। दिल्ली एनसीआर याद रखो बस। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का आयोजन, अब जैसे यूपी का एग्जाम है तो एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा, ये पूछ लेगा।
जैसे यूपी का एग्जाम होगा तो ग्रेटर नोएडा फोकस करेगा। प्रलय नाम से एक मिसाइल है इंडिया की, शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल, डीआरडीओ ने बनाई। अभी आर्मेनिया इंटरेस्ट शो कर रहा है इसको खरीदने के लिए। प्रलय नाम से डीआरडीओ की बनाई एक मिसाइल है, शॉर्ट रेंज की पार्शियली बैलिस्टिक मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ये बेसिकली पृथ्वी का ही वर्जन है, पृथ्वी मिसाइल का ही एडवांस वर्जन है एक तरीके से। आर्मेनिया ने इंटरेस्ट जारी किया है इसको खरीदने के लिए, इसलिए चर्चा में है। तो प्रलय क्या चीज है? भारत की खुद की बनाई हुई, सवाल यह है कि टैंक है या एयरक्राफ्ट है, नहीं, ये भारत की खुद की बनाई हुई शॉर्ट रेंज की पार्शियली बैलिस्टिक मिसाइल जो सरफेस टू सरफेस हिट करती है। किसने बनाई? डीआरडीओ ने। चर्चा में क्यों है? अभी आर्मेनिया जो कंट्री है उसने इंटरेस्ट जारी किया है इसको खरीदने के लिए। आर्मेनिया ने इंटरेस्ट जारी किया है इसको खरीदने के लिए, ये है। और ये एलओसी के एरिया में डिप्लॉय की है। इसकी रेंज वगैरह कितनी है? 150 से 500 किलोमीटर के बीच रेंज है। 500 से 1000 किलोग्राम वॉरहेड कैरी कर सकता है और अपने पाथ को भी रास्ते में बदल सकता है। इसके पास ये क्षमता भी है, रास्ते में चलते हुए अपने पाथ को चेंज कर सकता है। तो आर्मेनिया ने अपना इंटरेस्ट शो किया है इसको खरीदने के लिए। इंडियन रेलवे ये अभी ट्रायल कर रहे हैं, अभी ट्रायल हुआ है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का, ये चर्चा में है ना। अभी DFCCIL वाला जो पेपर होगा जुलाई में, उसमें भी रेलवे का टॉपिक आएगा। तो कुछ टाइम में अभी यूपीपीएससी खत्म होते ही फिर वो कराऊंगा मैं, रेलवे वाला जो पार्ट है। जो एग्जाम लाइंड अप है पहले कंप्लीट करते चलेंगे। तो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अभी इसका ट्रायल किया गया, लंबी दूरी का, लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रायल किया गया। तो देखो लिखा है वर्ल्ड क्लास हाई स्पीड स्लीपर ट्रेन, पहला 16 डब्बे वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट, नहीं 16 कार वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड ट्रायल बाय RDSO। 15 जनवरी 2025 को ट्रायल हुआ। कितने किलोमीटर के लिए? 540 किलोमीटर, मुंबई अहमदाबाद रूट पर ट्रायल हुआ है। तो पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लंबे रूट के लिए ट्रायल 15 जनवरी 2025 को 540 किलोमीटर मुंबई अहमदाबाद रूट पर। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तैयार कर रहा है इसको। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो है ICF चेन्नई, ये इसके डब्बे बना रहा है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, कंप्लीटेड मैन्युफैक्चरिंग, इन्होंने डब्बे बनाए हैं इसके। इंडिया की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन दिसंबर 17 को तैयार किया इन्होंने। उसके बाद ट्रायल वाल चालू है। तो पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ट्रायल अभी किया लंबे रूट पे, मुंबई अहमदाबाद रूट पर ट्रायल हुआ है लंबे रूट पर। वो बनाया किसने? ICF चेन्नई, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। ठीक है, चलो ये सारी कथा समाप्त। तो अब आपका पूरा कंप्लीट हो गया आज तक का डाटा। अब मैं ये PDF कंबाइन कर दूंगा तो इसमें आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अभी तक मार्च, इतना सारा कंप्लीट हो गया है। अब अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी 10 मई के आसपास, ES से पहले। क्लियर है? अब 1-1.5 महीने बाद जो पेपर हैं जो भी, अब उनमें दिक्कत नहीं है, उनमें तो यहाँ तक आएगा। अभी तक जो आपने पढ़ा है अगले 1-1.5 महीने में जो भी पेपर है यहाँ तक का डाटा काम आएगा। ठीक है, चलो क्लास इतना रखते हैं। अब कल परसों 2 दिन अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी, उसके बाद अब ज्यादा कुछ तो नहीं रह गया। यूपी लोकल की 2 क्लासें करानी है, यूपी लोकल की 2 क्लासें करा चुका हूं, 2 और करानी है। 2 हो चुकी है, 2 और करानी है। तो 2 दिन अवेलेबिलिटी कल परसों नहीं रहेंगे, उसके बाद वाली क्लास में होगा। मतलब आज क्या तारीख है? 23। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को होगी क्लास, वेडनेसडे थर्सडे 2 दिन में हो जाएगा यूपी लोकल भी खत्म। इसके बाद यूपीपीएससी का क्या बच रहा है? फिर जो टाइम हमारे पास बचेगा, एग्जाम की डेट भी हो सकता है तब तक क्लियर हो जाए, एग्जाम की डेट भी तब तक क्लियर हो जाएगी, उम्मीद है। फिर हम लोग बस जो टाइम बचेगा, AI की मैंने 1-2 क्लास कहा था, इतना पढ़ तो पाओगे नहीं। AI नहीं भी पढ़ो तब भी कोई दिक्कत नहीं, काम भर का पढ़ चुके हो। अब कुछ लोगों को खुराफात है कि 22 के 22 करके जाऊंगा मैं, तो चलो AI की 1-2 क्लास कराएंगे, बाकी पूरा फोकस हमारा क्वेश्चन पर ही रहेगा। यूपी लोकल की 2 क्लासें कराने के बाद क्वेश्चन ही चलेंगे अब लगातार। यूपी लोकल की 2 क्लासें मैंने बताया बुध बृहस्पति के आसपास हो जाएंगी। AI की 1-2 क्लास करा के सीधे क्वेश्चंस पे ही आ जाना है, बाकी तो कुछ रहा नहीं। अच्छा, एक टॉपिक वाटर रिसोर्सेस का है, वो मैंने चेक करवा तो लिया है, फिल्टर जो करना है उसमें क्या चीजें हटानी है, या उसको करा दें क्या फिर से? वाटर रिसोर्सेस सिविल वालों को दिक्कत तो नहीं है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वालों को करना है अगर तो मुझे बताओ,
मैं फिर से इसको करा ही देता हूँ, या तो कहो तो कोई टीचर से। सिविल वालों को तो जरूरत नहीं है वाटर रिसोर्सेज में, इन्वायरमेंट में कई सारी चीजें वाटर की पढ़ाई भी है, पर अगर आप कहो तो नए सिरे से कराना हो तो करा दिया जाए, या उसी में फिल्टर कराना है तो बता दो। सिर्फ एक लास्ट टॉपिक वाटर रिसोर्सेज जो है नए सिरे से कोई टीचर से करवा भी सकते हैं, या फिल्टर करवाना टॉपिक तो बता दो। बहुत सारी चीजें वाटर के एनवायरनमेंट में हो भी चुकी हैं, और कुछ तो नहीं बच रहा। अब इतना सिलेबस था पहाड़ की तरह, लगभग चीजें खत्म है, और मैं तब भी कह रहा हूँ 100% नहीं कर पाओगे। पर कई लोगों की आदत, सर एआई कब होगा, वाटर रिसोर्सेज कब होगा, मतलब 30 के 30 टॉपिक करके जा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं, वो मेरी तैयारी करवा रहे हैं 100%। इतना सिलेबस ऑलरेडी हो चुका है 15 दिन पहले ही कि एग्जाम क्वालिफाई करने की स्थिति में आप हो, पर खुराफात सूझ रही है कि 100% करूंगा तो कर लो। चलो 2 क्लास में ये खत्म हो जाएगा, 1-2 क्लास ये करेंगे, सीधे क्वेश्चंस। वाटर रिसोर्सेज फोल्डर फिल्टर भी करा सकते हैं, फिर से कहोगे 6-7 क्लास करानी हो तो 6-7 क्लास करा के खत्म भी हो सकता है। हालांकि इसके बहुत सारे टॉपिक एनवायरनमेंट में पढ़े हुए हैं आपने, वाटर, ये वेटलैंड्स पढ़े हैं, वाटरशेड पढ़ा हुआ है, ड्रिप इरिगेशन पढ़ा हुआ है, सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यही सब टॉपिक इसमें एग्जाम में आएंगे। ठीक है, ठीक है, चलो क्लास इतना रखते हैं। थैंक यू। टेस्ट सीरीज आपकी पूरी खत्म हो रही है। फुल लेंथ के 2 टेस्ट हो गए, 3 रह गए। फुल लेंथ के भी 2 टेस्ट हो गए, 36 टेस्ट होने थे आप लोगों के, और टेस्ट भी मिक्स रखवाए, कुछ टफ, कुछ मॉडरेट, कुछ इजी। एक आध टेस्ट को देख के मत घबरा जाना, एक आध टेस्ट जानबूझ के टफ रखवाया है कि अगर पेपर एब्सर्ड पूछ ले तो भी पता लगे कितना स्कोर बन रहा है। हर तरह के पेपर डलवाए हैं इसमें, कुछ टफ, कुछ मॉडरेट, कुछ इजी, वो ध्यान रखा है मैंने उस चीज का। अब केवल 3 फुल लेंथ रह गए हैं, बाकी टेस्ट सीरीज भी आपकी कंप्लीट है। और फिर बता रहा हूँ, टेस्ट सीरीज और कोर्स दोनों अलग अलग है, मिक्स मत करना। कोर्स अलग अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज आरोहन पे अलग से अवेलेबल है। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लोगे, मिल जाएगा यूट्यूब पे भी। तो 36 टेस्ट में 3 फुल लेंथ बचे, बाकी सब टाइमली कंप्लीट हो चुके हैं। जो कमिट किया है सारी चीजें A to Z कंप्लीट, थोड़ा बहुत रह रहा है वो भी इस वीक में निपट जाएगा। ये जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद रेलवे का जो टॉपिक है, DFCCI और रेलवे का 3-4 क्लास का है, वो करा दूंगा। वो एक सिंगल टॉपिक है जो अलग से है, वो सबके लिए काम आ जाएगा। बाकी सारा GS तो कॉमन है उनका भी। DFCCI रेलवे में केवल एक टॉपिक अलग दिया है उन्होंने, अबाउट DFCCI रेलवे। बाकी सारा GS जो आप पढ़ रहे हैं कॉमन है। SSC JEE रेलवे सबके लिए सारा ये GS जो पढ़ा है सब कॉमन है, केवल उसमें एक टॉपिक अबाउट रेलवे का, DFCCI का, वो 3-4 क्लास में कराऊंगा अगले महीने। उसके बाद आपका क्या बचेगा, इसके बाद रह जाएगा RRB का भी GS कंप्लीट है, ये RRB का भी नॉन टेक ये पूरा है। अब केवल आपका रह जाएगा राजस्थान वालों का सोशल एस्पेक्ट। राजस्थान वालों का सोशल एस्पेक्ट एक टॉपिक है, वो कराएंगे। और ES के लिए थोड़ा बहुत ऐड करना है, मुझे लगेगा नए टॉपिक को ES के लिए ऐड करने, अलग अलग सब्जेक्ट में थोड़ा सा वो, और RPSC। ठीक है, ठीक है, चलो क्लास, थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।